हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन था और चैप्टर नंबर 2 था हमारा मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में क्या देखा कि हमारे जो अर्लियर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उससे ट्रेडिशनल वाले से हमने शिफ्ट करा था अपने स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे। ये हमारे स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की लेयर है, यानी कि ट्रेडिशनल में जो जो कमियां थी उसके चलते हमने स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को अपनाया। अब स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने उसके इन्वायरमेंट को भी पहचाना। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। अब बात आती है, हमारा अगला चैप्टर जो आता है वो आता है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन का मतलब होता है बिल्कुल बारीक। बारीक मतलब होता है जो बिल्कुल ही थिन, किसी भी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल एकदम थिन तरीके से सोचना, बिल्कुल एकदम से लीन तरीके से देखना। और इनोवेशन, आप क्या क्या नई नई चीज़ें इनोवेट कर सकते हो, क्या क्या नई नई चीज़ें लेके आ सकते हो जिससे कि आपकी बिजनेस ग्रोथ हो, आपकी कम कॉस्ट आए, आप मार्केट में सस्टेन कर पाओ फॉर द फ्यूचर। तो लीन में आपकी छः टेक्निक दे रखी हैं। एक तो जस्ट इन टाइम, काइजन, 5S, TPM, सेलुलर, सिक्स सिग्मा। और इनोवेशन में आपके दो दे रखे हैं। एक इनोवेशन जिसको बुक में नाम दिया हुआ है प्रोसेस इनोवेशन। इसका नाम दिया हुआ है प्रोसेस इनोवेशन। तो प्रोसेस इनोवेशन और एक BPR। BPR आप जो अपना CA इंटर में या IPCC में जो जिसमें भी पढ़ के आ चुके हो, वो वही वही BPR है। तो अब हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं कि हम अपने चैप्टर को कैसे करके रूट करेंगे। हम अपने चैप्टर को रूट करेंगे, पहले इन 3 टॉपिक को हम आज ख़त्म करेंगे, फिर अपने इन 3 टॉपिक को हम कल ख़त्म करेंगे, और फिर बाकी के ये 2 टॉपिक जो है वो थर्ड क्लास में कवर होंगे। अब लीन सिस्टम क्या बात करता है कि आप ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ करते हो, वेस्टफुल चीज़ें करते हो जो कि ज़रूरत नहीं है। तो लीन बताता है कि आप ना 7 ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटीज़, वेस्टफुल चीज़ें करते हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि वो 7 वेस्ट है कौन कौन से जिसको हमें ख़त्म करना है। जैसे ही हमारे 7 वेस्ट ख़त्म होंगे, हम क्या क्या लगाएंगे, ये टेक्निक्स हैं सारी। ये जस्ट इन टाइम क्या है, ये टेक्निक है। काइजन क्या है, ये टेक्निक है। 5S क्या है, टेक्निक है। TPM क्या है, टेक्निक है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। सिक्स सिग्मा क्या है, ये भी एक टेक्निक है। तो हम ये टेक्निक लगा के उसमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को बिल्कुल सारा रिफाइन करेंगे। अब एक्टिविटीज़ को रिफाइन करने के लिए हमारे पास 6 टेक्निक तो आगे। अब इन 6 टेक्निक को हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, अब हम इसको एक बार चैप्टर में चलते हैं। यानी कि हमने अब चैप्टर का एक बेस हमने जान लिया कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है कि आप ना बिल्कुल लीन लीन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लीन टेक्निक्स हैं लगा के, जो ऐसी टेक्निक लगा के जो आपको बिजनेस में ग्रोथ प्रोवाइड करे और फ्यूचर क्रिएट करे लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक बार हम देखते हैं पूरे चैप्टर में। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इसमें आपका क्या क्या बता रखा है, इसमें आपका एक तो ये दे रखा है कि आप इसमें लीन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। लीन सिस्टम में 7 वेस्ट के बारे में बात करा गया है। उसके बाद टेक्निक्स कौन कौन सी आ रही हैं, जस्ट इन टाइम, काइजन, 5S, देन TPM, सेलुलर एंड सिक्स सिग्मा। और 2 इनोवेशन है, आप क्या क्या नई चीज़ इनोवेट कर सकते हो अपने बिजनेस को फ्यूचर में सस्टेन कराने के लिए। तो आप अपने प्रोसेस को इनोवेट कर सकते हो, या फिर आप पूरे बिजनेस को ही अपना री इंजीनियर कर सकते हो। री इंजीनियर और रेनोवेशन में फ़र्क होता है। री इनोवेशन एंड रेनोवेशन एंड री इंजीनियरिंग में फ़र्क होता है। रेनोवेशन में क्या होता है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में कहीं पे भी रिपेयर का काम है, उसको ठीक करा दिया, वो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल वहाँ से रेनोवेट हो गई। री इंजीनियरिंग में क्या होता है, कि आप ना पूरी बिल्डिंग को तोड़ते हो, ये पूरी बिल्डिंग को आप डिसमेंटल करते हो, देन स्टार्ट करते हो नए नए उससे। तो ये बिल्कुल री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम जब BPR पे आएंगे तो हम BPR को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। उसमें पहला हम पार्ट लेके चलते हैं लीन सिस्टम को। लीन सिस्टम क्या बोलता है आपका, लीन सिस्टम आपका ऑर्गेनाइज मेथड है। आज मैं इसमें क्या करूँगा, आज सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, सिर्फ मैं उसी पार्ट को हाईलाइट करूँगा जो आपको नोट्स में लिखना है, या फिर जो आपके कीवर्ड्स हैं, सिर्फ आप उसी को ही मैं हाईलाइट करूँगा। उसके बाद मैं किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं करूँगा। लीन सिस्टम लीन सिस्टम क्या है, आपका ऑर्गेनाइज मेथड है। किस चीज़ के लिए, वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। यानी कि लीन सिस्टम जो है
वो किस चीज़ के लिए, वो वेस्ट मिनिमाइजेशन के लिए, विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस मत करो। आप अगर 500 यूनिट बना रहे हो तो आप 500 यूनिट ही बनाओ, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को सेक्रीफाइस मत करो। लेकिन आप ना जो वेस्टफुल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर जो अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसको मिनिमाइज करो या फिर उसको एलिमिनेट करो। लीन इम्प्लीमेंटेशन emphasize the importance of optimizing workflow through strategic operational procedures while minimizing waste being adoptable। तो ये क्या कहना चाह रहा है, लीन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो एम्फेसाइज कराता है, आपको फोकस कराता है किसी भी कि इम्पोर्टेंस क्या है किस चीज़ की। ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो थ्रू स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल प्रोसीजर, आप वर्क को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो थ्रू स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल प्रोसीजर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल प्रोसेस लगा के, किसके साथ साथ, जब साथ साथ मिनिमाइज करते हो वेस्ट को भी और जो कि आपके अडोप्टेबल हो। वेस्ट इन एनी स्टेप और एक्शन इज अ प्रोसेस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोसेस वो प्रोसेस सक्सेसफुली। ये कि वेस्ट क्या है, वेस्ट मिनिमाइजेशन तो कर रहे हो, तो फिर आप वेस्ट क्या है, वेस्ट इज एनी स्टेप, कोई भी ऐसा स्टेप हो सकता है या फिर एक्शन हो सकता है इन अ प्रोसेस में वो जो रिक्वायर्ड नहीं है किस चीज़ के लिए, टू कंप्लीट अ प्रोसेस सक्सेसफुली, कॉल्ड नॉन वैल्यू एडिंग। देखो चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा वैल्यू एडेड एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी चलता आ रहा है, वो आगे भी चलता आएगा। सेकंड में भी आया था, थर्ड में भी आया है। तो यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वेस्ट कौन सी एक्टिविटी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, एक्शन हो सकता है, स्टेप हो सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी नहीं है किस चीज़ को, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो नॉन वैल्यू एक्टिविटी है। When waste is removed, only the step that are required called value adding to deliver satisfactory product or service to the customer remain in the process। जब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी चली जाएंगी तो फिर सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटी रह जाएंगी जो कि उस प्रोसेस को या प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद हमारी बात आती है कि हमारे पास 7 वेस्ट आते हैं। हमने यहाँ पे बात करी थी कि हमारे यहाँ पे 7 वेस्टेज है, तो 7 वेस्टेज कौन कौन से हैं। अब एक बार 7 वेस्टेज देखते हैं कि हम क्या क्या कर देते हैं। कभी कभी ओवर प्रोड्यूस कर सकते, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं। भाई मार्केट में डिमांड है 500 यूनिट की, हम बना के बैठ गए 600 यूनिट, क्या ये वेस्ट नहीं है। हमने अभी क्या कर दिया, अपनी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर दिया, प्लस लेबर की ज़रूरत नहीं थी, अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 600 यूनिट जो एक्स्ट्रा बना के हमने रख दी, उसकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी आएगी, मटेरियल हैंडलिंग नहीं सॉरी फिनिश गुड्स की हैंडलिंग कॉस्ट भी आएगी। तो ये हमने सारी चीज़ें एक एक्टिविटी को करने से हमने क्या करा, बहुत सारी एक्टिविटी को जन्म दे दिया, उनको कह दिया कि अब ये एक्टिविटी हो गई तो तुमको भी अब होना ही पड़ेगा। तो यानी कि ओवर प्रोड्यूस मत करो, जितना मार्केट में डिमांड है सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करो। तो ये किसी तो बात कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग अहेड ऑफ डिमांड, इन्वेंट्री हैविंग मोर इन्वेंट्री देन व्हाट इज मिनिमल रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग एंड प्रोडक्ट। अब 500 यूनिट बनाने के लिए आपको चाहिए ए मटेरियल का इतना, ए मटेरियल का आपको चाहिए 200 यूनिट, बी का चाहिए 200 और सी का चाहिए 100। तो ये मिला के पूरा 500 का पूरा प्रोडक्ट बनाती हैं। आपने क्या करा कि ए का तो मंगा के रख लिया 300, बी का मंगा के रख लिया 300 और सी का मंगा के रख लिया 200। तो हर एक 100 क्वांटिटी में ज़्यादा है, विच मीन्स क्या है कि इसको भी हैंडलिंग करने की कॉस्ट और इसको क्या कहते हैं, इसमें भी पैसे का ब्लॉकेज। तो आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ को जो ज़रूरी नहीं है वो भी कर रहे हो। तो ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है, इन्वेंट्री अपने पास इकट्ठी नहीं करनी है, जिससे कि आपको एक्टिविटी उसको मेंटेन करने की भी एक्टिविटी करनी पड़ जाए जो कि वेस्टफुल एक्टिविटी है। तो इन्वेंट्री हैविंग मोर इन्वेंट्री देन व्हाट इज मिनिमली रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग एंड प्रोडक्ट। वेटिंग टाइम, वेटिंग इंक्लूड प्रोडक्ट वेटिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन। ये एक प्रोसेस में वर्क हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है। ये एक प्रोसेस में वर्क जा रहा है, यहाँ से ए प्रोडक्ट चला, उसको यहाँ पे भी प्रोसेस होना है, यहाँ पे भी प्रोसेस होना है। तो अब क्या कर रहा है, ये मशीन तो अपनी बिल्कुल सही चल रही है। हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, कौन सा वाला टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट वाला, कि यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे तो हमारा मशीन जो है वो सही प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन पर इस वाली मशीन का हमारा क्या है, वो धीरे धीरे प्रोड्यूस कर रही है। तो यानी कि ये जो प्रोड्यूस करेगी वो तो यहाँ पे अपना सही लेवल पे इन्वेंट्री बनती जाएगी,
लेकिन ये धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगी तो आगे भी धीरे धीरे प्रोड्यूस होने जाएगी, आगे भी धीरे धीरे करके प्रोड्यूस होने जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बफर स्टॉक क्रिएट होता जाएगा कि अभी पीछे का जो स्टॉक है वो अभी प्रोसेस हुआ नहीं है। तो यानी कि वेटिंग टाइम आप क्या करो, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोड्यूस करो, जिससे कि हमारा वेटिंग टाइम ना क्रिएट हो। अब एक हमारा वेटिंग का हो गया, उसके बाद हमारा आता है मोशन। अब कोई भी अननेसेसरी एक्शन ऐसा मत करो कि जिसको ज़रूरत ही नहीं है। कि लेट सपोज ये पूरा प्लांट है, इस प्लांट में क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदा एक्टिविटी करता है। अब उस एक्टिविटी को उस एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पे एक पार्ट पड़ा हुआ है या यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। तो यहाँ से इस एक्टिविटी को यहाँ पे एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बंदा यहाँ पे क्या करता है, ये बंदा यहाँ से चल के जाता है वहाँ तक, इस वाली एक्टिविटी को यहाँ पे कंप्लीट करता है और फिर वापस लौट के आता है, फिर यहाँ पे करता है। यानी कि इसने ये क्या करा, ये जो फालतू का जो एक राउंड लगाया, ये बिल्कुल अननेसेसरी था, इसका कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो मोशन एक्टिविटी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इसने करी। इससे क्या होगा, टाइम लगेगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम प्रोड्यूस होंगी। तो आप ना अपनी फैक्ट्री लेआउट इस तरीके से करो कि क्या कहते हैं, जो भी प्रोड्यूस जहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है आप इजीली उसको एक्सेस कर सको। पीपल आर पीपल और इक्विपमेंट मूविंग और वॉकिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग प्रोडक्ट दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो ज़बरदस्ती, कहाँ से लेके कहाँ तक का, कहीं से भी कहीं तक का हो सकता है कि ये आपका फैक्ट्री यूनिट है, ये आपका गोडाउन है, यहाँ से सीधा क्या कहते हैं रॉ मटेरियल आ रहा है, देन आपका फिनिश गुड बनना है, वो आपका गोडाउन है, वो फिनिश गुड जा रहा है। तो आप ऐसा काम करो ही मत, कि यहाँ पे भी सामान रखना पड़े, यहाँ पे भी सामान रखने पड़े। आप सीधा ऐसा करो कि आपके पास सीधा सामान यहाँ पे आए और यहाँ से सीधा सामान मार्केट में जाए। तो ये क्या है, ये अननेसेसरी एक्टिविटी है। ये वाली एक्टिविटी क्या हो गई, ये अननेसेसरी एक्टिविटी हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। या फिर आप विद इन द फैक्ट्री इन्वायरमेंट, विद इन द फैक्ट्री आप उसमें भी ट्रांसपोर्ट करा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक जो छोटे छोटे वो होते हैं ना व्हीकल्स जो होते हैं, जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। तो आप अपने फैक्ट्री लेआउट को इस तरीके से करो कि ना तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो, ना मोशन हो, वेटिंग टाइम भी कम हो। ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट हो गया। तो अभी तक हमने कितने वेस्ट पूरे कर दिए, 1 2 3 4 5 वेस्ट पूरे हमने कर दिए। अगली चीज़ कर रहे हो आप रीवर्क। रीवर्क बोले तो कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पहली बार में सही से नहीं हुई, अगर कोई भी चीज़ हमारी पहली बार में सही से हो जाती तो क्या हम उसको दोबारा करते, नहीं करते। अब हम उसको दोबारा कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या क्या लग रहा है, हमारा लग रहा है उसमें लेबर का टाइम लग रहा है, हमारा उसमें लग रहा है कि कुछ वर्किंग कैपिटल भी लग रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है। मतलब सारी चीज़ें दोबारा प्रोसेस हो रही हैं। बस हो सकता है मटेरियल भी दोबारा लग रहा हो, सारे ओवरहेड्स दोबारा लग रहे हैं। तो यानी कि रिवर्क कराने से आपका ये भी एक वेस्ट है। यानी कि आप अपने और आप चीज़ों को फर्स्ट टाइम में ही ऐसा करो कि रिवर्क कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी तक हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हमारे ये हो चुके। अब जो लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला ये है आपका 5 और 6। लास्ट वाला आता है आपका ओवर प्रोसेसिंग। कि आप किसी भी चीज़ को ना ओवर प्रोसेस मत करो। ऐसा होता है ना कि मतलब कोई भी एक चीज़ होती है, आप उसको एक उसके स्टैंडर्ड तक ही रखते हो। ओवर प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि आपका जो अननेसेसरी वर्क एलिमेंट है ना, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, मतलब जिसको करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर भी आप करे जा रहे हो, तो आप उसको भी हटाओ। यानी कि अब हम 7 वेस्ट को अगर हम कंपाइल करके देखो तो हमारे 7 वेस्ट में कौन कौन सा आता है। पहला, आप ओवर प्रोडक्शन मत करो, जितनी मार्केट में डिमांड है उतना करो। दूसरा, आप इन्वेंट्री को तभी लेके आओ जब आपको ज़रूरत है। बफर स्टॉक क्रिएट मत करो, रॉ मटेरियल का नहीं, फिनिश गुड का। देन वेटिंग टाइम, कि आप ना थ्योरी ऑफ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वेटिंग टाइम सामने क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप पे अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस होने के लिए वेट कर रहा है तो आप ना उस प्रोडक्शन स्टेप के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस प्रोडक्शन और फर्दर प्रोडक्शन शेड्यूल करो। उसके बाद मोशन, अननेसेसरी मूव मत करो। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग प्रोडक्ट दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। रीवर्क मत करो, ओवर प्रोसेसिंग मत करो। तो ये आपके ना 7 वेस्ट हैं।
अब आप एक चीज़ देखो कि आप ये 7 वेस्टेज को कम कर दोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना हो जाएगा। जब आप ओवर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो करोगे तो आपको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नहीं आएगी, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज नहीं होगा, इन्वेंट्री आपकी क्रिएट नहीं होगी, वेटिंग आप अपना प्रोडक्शन शेड्यूल कांस्टेंट मशीन के अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फैक्ट्री लेआउट को अच्छे से करोगे तो आपका मोशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है, रीवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना 7 वेस्ट है जिसको आपको एलिमिनेट करने हैं, जिसको आपको कम करने हैं, जो ज़रूरी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मैनी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक जीएम एंड टोयोटा आर इनटू अ लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये बिल्कुल लीन मतलब बिल्कुल बारीक उसमें है। लीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व अ शिफ्ट इन ट्रेडिशनल थिंकिंग से शिफ्ट होना फ्रॉम बैच एंड क्यू टू प्रोडक्ट अलाइन पुल प्रोडक्शन। हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पढ़ा था पुल एंड पुश में कि हम किसी को पुश कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्शन जो बना रहे हैं उसको हम पुश कर रहे हैं मार्केट के लिए। पुल कि हम मार्केट से डिमांड ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो यानी कि इसमें ये बोल रहा है ट्रेडिशनल थिंकिंग फ्रॉम बैच एंड क्यू। पहले बैच और क्यू में चीज़ें प्रोसेस होती थी, अब किस पे आ गया, टू प्रोडक्ट अलाइन पुल प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ पार्ट्स द फोकस इज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड एडजेसेंट टू ईच अदर इन अ कंटिन्यूस फ्लो। तो अब इन सारे वेस्टेज को कम करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स आई, यानी कि 7 वेस्ट हमारे निकले। 7 वेस्ट को कम करने के लिए कुछ तो टेक्निक्स आएंगी, तो उन 7 वेस्ट को कम करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स आई, ये टेक्निक्स आई। यानी कि लीन बोलता है कि आप बारीक बारीक चीज़ों पे देखो, जो ये आपकी क्या है, आप ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई सोचेगा नहीं कि आप ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत बारीक चीज़ है, आप जानो कि ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हो। मोशन, कोई फैक्ट्री में इधर उधर बेवजह घूम रहा है, नॉर्मल कंपनी में क्या होता है कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन पर वो एक अननेसेसरी एक्टिविटी है। रीवर्क कर रहे हो या फिर आप आपके वेटिंग वेटिंग दूसरी मशीन पे वेट हो रहा है। नॉर्मल फैक्ट्री में क्या होता है, अरे कोई बात नहीं, बाद में जब स्टैक खत्म होगा हमारा ये वाला लॉट हमारा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ये बहुत बारीक बारीक चीज़ है, आप इन पर ध्यान दो तो आपकी इससे बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो अब इन पर ध्यान देने के लिए हमारे पास टेक्निक्स आई। टेक्निक्स कौन कौन सी आई, जिट, जिट मतलब जस्ट इन टाइम, काइजन, 5S, टीपीएम, सेल्यूलर, 6 सिग्मा। सेल्यूलर को हम वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, और 6 सिग्मा। तो आज का हमारा है ये 3 का, फिर ये 3, और देन थर्ड में बीपीआर एंड इनोवेशन। अब अब लीन सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है कि भाई परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, पहली बार में क्वालिटी फर्स्ट आनी चाहिए, जिससे कि आप क्या क्या ना करो, रीवर्क ना करो, वेस्ट मिनिमाइज हो, वेस्ट कम हो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो। ये नहीं हो कि आपने बस एक बार ही करके छोड़ दिया, आपने एक बार ही करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको कंटिन्यू करो। आपके उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप रिजिड मत बनो कि हमको ऐसा ही करना है, हमको मोशन कम नहीं करने हैं तो नहीं करने हैं। आप फ्लेक्सिबल रहो, चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है ना। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स बोले तो इनके फीचर्स, ज़ीरो वेटिंग टाइम हो जाएगा। जब ये सारी टेक्निक्स अपनाओगे तो अब वेटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, ज़ीरो इन्वेंट्री हो जाएगी, फुल प्रोसेसिंग हो जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूस फाइंडिंग वे ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम। आप कंटिन्यूसली फाइंड कर सकते हो कि अपने प्रोसेस टाइम को कैसे कम करें। अब हमारी टेक्निक्स आ गई, हमारी 3 टेक्निक जो आज हमारी खत्म होगी, जेट, काइजन एंड 5S। तो जस्ट इन टाइम का क्या है कि जस्ट इन टाइम हो गया कि आपके घर में मेहमान आए, आपने अपने यहाँ पहले क्या कहते हैं, रसना के पाउच आते थे, तो आप रसना के पाउच का स्टॉक करके रखते थे। जब भी आपके घर पे कोई भी रिलेटिव आता था तो आप उस रसना के रेफ्रिजरेटर में से आप रसना के बॉटल को पिक करते थे और उसको उसमें अपना सॉल्यूशन मिला के अप्रोप्रिएट तरीके से उसको बना के अपने रिलेटिव्स को देते थे। फिर ड्रिंक्स आई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आई। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या हुआ, आपको जब जैसे ही मेहमान आए, आप मार्केट गए, आपने परचेस करी और आपको इमीडिएट उनको फ्रेश ला के दिया। तो आपको क्या हुआ, आपकी जो रेफ्रिजरेटर में जो एक जगह घिरी हुई थी, आपकी रेफ्रिजरेटर में जो एक बॉटल की जगह घिरी हुई थी वो कम हुई। प्लस वो पुराना मटेरियल नहीं था, वो लेटेस्ट मटेरियल था, यानी कि वो रसना क्या था, वो फ्रेश मटेरियल नहीं था, वो था पुराना। आप इससे क्या हुआ कि जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप
आपका जो पैसा भी ब्लॉक था ना इतने दिनों से कि भाई आप क्या कहते हैं 200-300 रुपये का वो रसना का पाउच लेके आए, तो आपका 200-300 रुपये वो पैसे का भी ब्लॉकेज था। अब जैसे ही आपके पास कोई रिलेटिव आया, आपने क्या करा, आपने उनसे पूछा आप क्या लोगे, उन्होंने बताया कि हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे। आप गए मार्केट में, 40 रुपये की आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए, उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करी, बात खत्म। उनको फ्रेश मिली, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज नहीं हुआ, आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नहीं आई। ठीक है ना। तो जस्ट इन टाइम की जब आपको ज़रूरत है, जस्ट इन टाइम जब आपको ज़रूरत है तब आपने उसको प्रोक्योर कर लिया और उसको प्रोसेस करा के आगे मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहता है, जस्ट इन टाइम इज अ कलेक्शन ऑफ आइडिया दैट स्ट्रीमलाइन अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटी टू सच एन एक्सटेंट दैट वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड विच ऑफ टाइम, मटेरियल एंड लेबर is systematically driven out of the process. GIT has a decisive positive impact on product cost. ये आपको मार्क नहीं करना है, सॉरी। ये तो जस्ट इन टाइम के बारे में टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है कि वो टाइम पे, मटेरियल पे, लेबर पे सिस्टमेटिकली ड्रिवन आउट द प्रोसेस पे फोकस करता है। CIMA ने कुछ डेफिनेशन दे रखी है, आप इनको अपने उसमें लिख सकते हो। ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। क्यों? इसको आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। और हालांकि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि CIMA ने ये GIT की क्या क्या दे रखी हैं। तो CIMA ने दे रखा है कि जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्या होता है और जस्ट इन टाइम परचेजिंग क्या होता है। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन याद रखिए कि जस्ट इन टाइम क्या होता है, सिस्टम वोज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस और प्रोक्योर प्रोडक्ट और कंपोनेंट एज दे आर रिक्वायर्ड। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को, एज एंड दे आर रिक्वायर्ड बाई ए कस्टमर, जब कस्टमर को ज़रूरत है, और फॉर यूज रेदर देन फॉर स्टॉक। आप रसना का स्टॉक करके नहीं रख रहे हो। जस्ट इन टाइम सिस्टम, पुल सिस्टम जब मार्केट में डिमांड आई, जब आपके घर में रिलेटिव आए तब आपने इमीडिएट अपने परचेस करा, विच रिस्पॉन्ड टू द डिमांड, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉन्ड करा। इन कॉन्स्ट्रक्ट टू पुश सिस्टम इन विच स्टॉक एक्ट एज बफर। रसना पहले क्या एक्ट करता था, बफर स्टॉक की तरह, बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट और सिस्टम सच एज परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब जस्ट इन टाइम का हमारे दो जगह यूज हो सकता है कि आप या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्रिएट करते हो या फिर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी क्रिएट करते हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हो और आगे उसको प्रोसेस करके सेल आउट करते हो मार्केट में फिनिश गुड को। परचेजिंग में क्या करते हो, आप सामने वाले से इमीडिएट परचेज प्रोक्योर करते हो सामान और अपने कस्टमर को हैंड टू हैंड बेच देते हो। प्रोडक्शन सिस्टम विच driven by demand for finished product whereby each component on a production line is produced only when needed for the next stage। कि भाई A मशीन है, B मशीन है, C मशीन है, तो B मशीन को जब चाहिए, यानी कि B भी कस्टमर, B आपका क्या होगा, भले चाहे ये एक्सटर्नल कस्टमर पे नहीं जा रही, लेकिन B भी आपके लिए, B यूनिट भी आपके लिए एक कस्टमर ही हो गई। तो भाई B को जब चाहिए A तभी प्रोसेस करेगा और B भी तभी प्रोसेस करेगा जब C को ज़रूरत होगी। यानी कि C को ज़रूरत है तो B प्रोसेस करेगा, B को ज़रूरत है तो A प्रोसेस करेगा। यानी कि A तभी काम करेगा जब C बोलेगा। यानी कि पुल प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है, ना कि पुश प्रोसेसिंग पे प्रोडक्शन में। और जस्ट इन टाइम परचेजिंग में परचेजिंग सिस्टम इन विच मटेरियल परचेज आर कॉन्ट्रैक्टेड सो दैट रिसीप्ट एंड यूजेज ऑफ मटेरियल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल कोइंसाइड। कि आप तभी परचेज कर रहे हो जब आपको ज़रूरत है। अब हमारा ना ये दे रखा है कि जस्ट इन टाइम को हम कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नौ तरीके दे रखे हैं। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं। कंप्लीट GIT सिस्टम बिगिंस विद प्रोडक्शन से चालू होता है, इंक्लूड डिलीवरी टू द कंपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी, कंटिन्यूज थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इवन इंक्लूड द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम। यानी कि पूरा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक अकाउंटिंग लास्ट में क्रिएट हो रही है, वहाँ तक पूरा जस्ट इन टाइम अपना पूरा वहाँ तक चलता है। अब ये जो 9 पॉइंट है ना, ये 9 पॉइंट आपके इस तरीके से रूट हो रहे हैं। यानी कि ये यहाँ से यूँ जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये जा रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये। यानी कि ये जिगजैग चल रहा है इस वे में। ठीक है ना। तो इस वे में ही हम इसको एक बार देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये पूरा आपका स्टार्टिंग से चालू हो रहा है और एंड तक ख़त्म हो रहा है अकाउंटिंग तक। पहले पॉइंट में ये बोलता है कि भाई स्पेयर पार्ट मटेरियल फ्रॉम सप्लायर ऑन द एग्जैक्ट डेट एंड द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे आर नीडेड। आप सप्लायर से स्पेयर पार्ट्स और मटेरियल तभी लोगे जब आप उसी एग्जैक्ट डेट पे और उसी एग्जैक्ट टाइम पे, यानी कि एग्जैक्ट डेट पे और एग्जैक्ट टाइम पे आप सप्लायर से पार्ट्स लोगे, मटेरियल लोगे।
जब आपको ज़रूरत है, यानी कि आप अपने पास स्टॉक क्रिएट करके नहीं रखोगे। उसके बाद उसका क्या होगा, स्ट्रेट डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर, सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे, कोई कोई वेयर हाउस में नहीं, सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे आपके पास आएगा। किस लिए, इमीडिएट यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर आपको बेकार क्वालिटी का माल भेज देता है कि भाई सीधा जाके प्रोडक्शन फ्लोर पे जा रहा है ना, कौन सा कोई इंस्पेक्ट करेगा, इतने तो इनके ध्यान में रहेगा भी नहीं, ये लोग क्या इंस्पेक्ट करेंगे, हमारा कचरा माल भी उनके लिए सोना बन जाएगा। तो यानी कि वो अपने कचरा माल को भी इनके लिए सोना बना के भेज देते हैं, जो कि गलत है। तो उसके लिए आप बचाने के लिए क्या करोगे, आप अपना इंजीनियरिंग स्टाफ को विजिट कराओगे, कहाँ पे, सप्लायर की साइट पे, टू एग्जामिन द सप्लायर की प्रोसेस, कि सप्लायर किस किस प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को बना रहा है जो हमारे लिए रॉ मटेरियल होने वाला है। फिर आप क्या करोगे, जो आपका सेटअप टाइम है ना, कि मशीन को स्टार्ट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, देन हमारी फर्स्ट यूनिट निकालने के लिए, ट्रायल करने के लिए, आप उसको ना शॉर्ट करने की कोशिश करोगे कि भाई इमीडिएट जैसे ही आए हम तुरंत प्रोसेस करें और बात खत्म, हमारा सेटअप टाइम कम होगा। फिर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ना, हमारा तो ये हो गया कि भाई प्रोडक्शन फ्लोर पे, प्रोडक्शन फ्लोर बहुत बड़ा होता है, प्रोडक्शन फ्लोर होता है बहुत बड़ा, कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे दूसरी चीज़ में गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर ये आगे गया, तो ये पूरा क्या है, ये प्रोडक्शन फ्लोर है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है कि वो कंपोनेंट, सॉरी अभी नहीं रफ करना था, वेट, चलो दोबारा बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ये और ये पूरा प्रोडक्शन फ्लोर है आपका, ये है पूरा प्रोडक्शन फ्लोर। तो कभी कभी क्या मटेरियल होता है ना कि कुछ मटेरियल सीधा यहाँ पे ज़रूरत होती है, कुछ मटेरियल की सीधा यहाँ पे ज़रूरत होती है, किसी मटेरियल की यहाँ पे और किसी मटेरियल की यहाँ पे। तो जैसे जैसे आपकी ज़रूरत होती है ना कि भाई एक्स पार्टी सीधा आपको जेड मशीन पे जाके आपको डिलीवर करेगी, तो यानी कि प्रोडक्शन फ्लोर पे हमारा ये तो डील हो गया कि सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे हमको डिलीवरी मिलेगी, लेकिन पर प्रोडक्शन फ्लोर पे ए पे ही छोड़ के चले जाएं क्या, काम हो जाएगा, नहीं। ए पे अगर छोड़ के चले गए तो ए से लेकर जेड तक जाने के लिए हमारे लिए भी हमको मोशन लगाना पड़ेगा, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, वो भी वेस्ट में आ जाएगा कि भाई मोशन एक्टिविटी, अननेसेसरी मोशन एक्टिविटी हो रही है। तो आप सीधा क्या करो, जेड पे ही प्रोडक्शन को, उस मटेरियल को छोड़ो, ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट एट द स्पेसिफिक मशीन। उसके बाद आप क्या करोगे, इंस्टॉलेशन ऑफ ईडीआई सिस्टम दैट टेल सप्लायर एग्जैक्टली हाउ एंड विच पार्ट आर टू बी सेंड। चिट्ठी लिख के भेजोगे हर बार कि भाई सप्लायर अंकल हमको ना आप 500 यूनिट कल सुबह की 10 बजे तक भेज दोगे, तो वो चिट्ठी जब तक पहुंचेगी ना तब तक आपकी मार्केटिंग डिमांड खत्म हो चुकी होगी। मार्केट इन्हें ड्रास्टिक चेंज कर रही है, आपको पहले से ही एक्टिव रहना पड़ेगा। तो आप अपने पास एक ऐसा सिस्टम बना के रखोगे, ईडीआई सिस्टम, ईडीआई सिस्टम बना के रखोगे आप, ऑटोमेटेड सिस्टम बना के रखोगे कि आप सीधा वहाँ पे परचेज रिक्वेशन डालोगे, सप्लायर को वहाँ पे दिखेगा कि भाई XYZ पार्टी को हमको सुबह को 10 बजे तक माल भेजना है, यानी कि आपने 4:05 पे यहाँ पे अपना प्रोडक्शन आपने डाला और 4:06 पे सप्लायर अंकल के डेस्कटॉप पे दिख गया, सप्लायर अंकल ने 4:07 पे एक्सेप्ट कर लिया और आपको एक्सेप्टेंस की कंफर्मेशन भेज दी। देन आप क्या करोगे, आप एलिमिनेट करो किस चीज़ को, कि आप लंबे लंबे क्या कहते हैं अपने बैच को प्रोड्यूस करते हो। आप मान के चलो 500 यूनिट बना रहे हो, तो 500 यूनिट का ये नहीं कि आप 5 बैच में ही बनाओ, आप एक काम करो 10-10 यूनिट की उसमें बनाओ। एलिमिनेट द नीड फॉर द लॉन्ग प्रोडक्शन रन, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ पार्ट फ्रॉम मशीन टू मशीन। आप स्ट्रीमलाइन फ्लो होता रहे। अब क्यों ऐसा होता रहे कि आपके पास ए मशीन है, बी मशीन है, सी मशीन है, आपको बनानी तो 500 यूनिट ही है। अब आप क्या करोगे कि आपको पता है कि आपकी बी मशीन जो है ना वो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का शिकार है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का शिकार है, कैसे करके कि वो कितने बना सकती है, वो बना सकती है सिर्फ एक बार में लेट सपोज 200 यूनिट, और लेबर ए मशीन हमारी एक बार में बना सकती है 300 यूनिट। तो ए तो 300 बना के फटाफट फटाफट फेंकेगी बी पे कि भाई ये पकड़ 300, मेरा काम खत्म। ये बोलेगी कि भाई मैं हूँ पुरानी मशीन, मैं सिर्फ 200 बनाऊंगी, यानी कि 100 का यहाँ पे बफर स्टॉक क्रिएट हो गया। तो आप एक काम करो, बैच में तोड़ दो, इसको कर दो बैच में, कि भाई ए मशीन, बी मशीन और सी मशीन, ए 50 बनाना, फिर 50 को इसको भेजना, फिर 50 बनाना, फिर 50 इसको भेजना, यानी कि छोटे छोटे बैच में। लंबा प्रोडक्शन रन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या बेनिफिट होगा, स्ट्रीमलाइन
स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ पार्ट्स फ्रॉम मशीन टू मशीन, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, यानी कि स्मूथली आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फ्लो होगा। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दोगे टू ऑपरेट अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट मशीन परफॉर्म लिमिटेड मेंटेनेंस। आप उनको ट्रेनिंग भी दोगे कि भाई आपको डिफरेंट मशीन्स को कैसे क्या कहते हैं ऑपरेट करना है, उसको उनको कैसे मेंटेनेंस, अपने रेगुलर मेंटेनेंस कैसे करनी है, तो आप एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दोगे। फिर आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में भी कुछ अल्टरेशन लेके आओगे, क्योंकि आप इमीडिएट माल मंगा रहे हो, इमीडिएट माल के बाद आप उसको इमीडिएट सेल भी कर रहे हो, तो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम इतनी डेवलप्ड नहीं होगी कि वो सारी एकदम से रिकॉर्डिंग कर सके। तो आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में भी कुछ कुछ अल्टरेशन लेके आओगे। तो ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू दे रखा है, ओवरव्यू ऑफ जस्ट इन टाइम। कैसे समझते हैं, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा मैनेजर को, मैनेजर ने ईडीआई सिस्टम पर डाल दिया। ईडीआई सिस्टम ने क्या करा, सप्लायर अंकल को भेज दिया कि सप्लायर अंकल हमको यहाँ पे आप ना कल को हमको 500 यूनिट भेज देना। अब सप्लायर अंकल यहाँ पे खुश हो रहे हैं, सप्लायर अंकल सोच रहे हैं कि ओहो मैं इसको भेज दूंगा बिल्कुल बेकार माल। सप्लायर अंकल बिल्कुल खुश हो गए कि मैं इसको बिल्कुल बेकार माल भेज दूंगा। लेकिन फिर आप क्या करा रहे हो, आप क्वालिटी चेक करा रहे हो कि भाई हम यहाँ पे स्कैन करते रहेंगे। फिर सप्लायर अंकल को पता चल गया कि ये हम इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो सप्लायर अंकल ने जो अच्छी क्वालिटी का माल है वो तुरंत भेज दिया और वो आपका आ गया सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे। ये आपका पूरा प्रोडक्शन फ्लोर है, ये ए मशीन मान लो, बी मान लो, या सी मान लो। अब जब जब मशीन की ज़रूरत है तब तब हमारे पास ये आता रहेगा। और साथ में जैसे ईडीआई सिस्टम पे एक तो सप्लायर अंकल को जाएगा कि सप्लायर अंकल हमको 500 यूनिट चाहिए, और इन प्रोडक्शन वालों को भी जाएगा कि ये भी तैयार रहें कल के लिए कि हमको कल इतना प्रोड्यूस करना है। ये जैसे ही बना देंगे, सामान बन के यहाँ पे तैयार हो गया और सामान उठ के कस्टमर के पास चला गया। तो यानी कि आप ये देख रहे हो कितनी जल्दी कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस करा और उसको प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं। Process that vastly reduce the amount of raw material inventory and improve the quality of received part. To begin with, the company must ensure that it receive product spare parts material from its supplier on exact date and exact time when they are needed. It reduce, ये जो आपका इटैलिक में लिखा हुआ है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस रीजन ही परचेजिंग स्टाफ मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड इवेल्युएट एवरी सप्लायर, एलिमिनेट दोज विच कुड नॉट बी अप टू द डिलीवरी डेट्स। आप ना सबसे पहले ये देखो कि आपके कौन कौन से सप्लायर ऐसे हैं जो आपको टाइम पे और एग्जैक्ट डेट पे आपको मटेरियल दे सकते हैं। जो आपको दे सकते हैं आप उनको अपने साथ लेके चलो, जो नहीं दे सकते आप उनको बाहर फेंको, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको कल को दिक्कत करेंगे। आज तो बोल देंगे कि हम आपको माल पहुंचा देंगे, पता चली कल को माल ही नहीं पहुंचा, कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस, कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिला, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाया। उसके बाद क्या है कि डिलीवरी जो आएगी ना वो सीधा स्ट्रेट टू द प्रोडक्शन फ्लोर पे आएगी फॉर इमीडिएट यूज़ इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। किस लिए आएगी? ताकि हम उसको स्टोर ना करें, उसकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ना आए, इंस्पेक्शन कॉस्ट ना आए, हम सीधा वहीं पे उनका इंस्पेक्शन कराएंगे। सो देयर इज़ नो टाइम टू इंस्पेक्ट इनकमिंग पार्ट ऑफ द डिफेक्ट। इंस्टेड आप अपने इंस्पेक्शन ना करा के इंजीनियरिंग स्टाफ को भेज दो किसके पास, सप्लायर की साइड पे एग्जामिनिंग प्रोसेस करने के लिए कि वो कैसे कर रहा है। नॉट ओनली टू सी इफ दे आर रिलायबली शिप हाई क्वालिटी पार्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड देम विद इंजीनियरिंग असिस्टेंट टू ब्रिंग देम अप अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा, एज सुन एज द सप्लायर सर्टिफाइड फॉर देयर डिलीवरी एंड क्वालिटी द कंसर्न मस्ट इंस्टॉल अ ईडीआई सिस्टम। आप अपने पास ईडीआई सिस्टम लगा के रखो। इंस्टॉल अ सिस्टम विच में बी सिंपलिस्टिक एज अ फैक्स मशीन और एडवांस एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम और लिंक्ड कंप्यूटर सिस्टम डेट टेल सप्लायर एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ द विच पार्ट आर टू बी सेंड टू द कंपनी। अब इसमें क्या दे रखा था ना, इसमें ये आपका दे रखा था कि ये ऑलरेडी प्रोसेस सेटअप हो चुका है। लेकिन पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि आप पहली बार जब कर रहे होगे तो आप कैसे करोगे। ठीक है ना, आप सप्लायर को, यह तो है नहीं कि यहाँ से आप एक चिट्ठी भेजोगे कि सप्लायर अंकल हमको कल को आप XYZ क्वांटिटी में इतना भेज देना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप एक सिस्टम बना के रखोगे। उसके बाद क्या होगा, ड्राइवर्स देन ब्रिंग स्मॉल डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट टू द कंपनी पॉसिबल गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ ड्रॉपिंग दैम ऑफ a specific machine at their use first, dropping them off at a specific machine that will use them at first। ये आपका कब हो रहा है, प्रोसेस दैट वास्टली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसीव्ड पार्ट्स। ठीक है ना। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा ये। अब ये जो दूसरी प्रोसेस आ रही है ना, प्रोसेस इन विच अ कंपनी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस while also shrinking the number of product that can be produced before defect and are identified and fixed, thereby reducing the scrap cost।
ये तो हमारी थी कि भाई शुरू होने से पहले हम क्या क्या करेंगे। अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसीट पार्ट, यानी कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और फिर जो आप रिसीव करें उसमें हम क्या क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जब ज़रूरत है तब मंगाएंगे, अपना इंस्पेक्शन कराएंगे, हम अपना प्रोडक्शन फ्लोर पे सीधे सीधे आएगा, ईडीआई सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, स्पेसिफिक मशीन पे हमारा सामान आएगा। अब जब वर्क इन प्रोसेस, जब मशीन में जब सामान जा चुका है ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोसेस, तब हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हमको बेनिफिट मिले। तो वो एक्टिविटी है आपकी ये सारी। नेक्स्ट, टू शॉर्टन द सेटअप टाइम फॉर कंसर्न मशीनरी, उस मशीनरी का सेटअप टाइम कम करो। अब इसमें क्या है ना, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं रेड लाइन से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, रेड लाइन से आपको जो जो मैं मार्क करूँ वो इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इक्विपमेंट इज चेंज ओवर अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन एज रियली एज पॉसिबल बिकॉज द कन्वर्जन इज बोथ लेंथी एंड एक्सपेंसिव। When setup takes a long time, कंपनी मैनेजमेंट ऑथराइज लॉन्ग प्रोडक्शन रन। जब सेटअप में ना ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो कंपनी क्या चाहती है, यार बार बार करने से तो अच्छा है एक बार में आप पूरा प्रोडक्शन कर डालो। विच स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ सेटअप ओवर अ फार मोर यूनिट। लेट सपोज हमारी सेटअप करने में 10,000 की कॉस्ट आती है, ठीक है ना, 10,000 की कॉस्ट आती है, और एक बार सेटअप करने पे हमारे पास कितने आते हैं, 50,000 यूनिट्स आती हैं। तो 10,000 की कॉस्ट हमारी 50,000 यूनिट पे आती है, तो हमारी पर यूनिट पे कितनी आ गई, हमारी पर यूनिट पे आ गई 0.2, कितनी आ गई 0.2 कॉस्ट, ठीक है ना, 0.2 रुपीज़ पर यूनिट आ गई। जैसे जैसे हम अपनी नंबर ऑफ यूनिट कम करते जाएंगे, लेट सपोज 5 कर दो तो 2 रुपये पर यूनिट हो जाएगी, 5,000 कर दो तो 2 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। तो यानी कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है जैसे जैसे हम लॉन्ग प्रोडक्शन रन को चलाते हैं। सेटअप करो per unit. However, with this approach, too many products are frequently made at one time, resulting in product obsolescence, inventory carrying costs, and many defective products because problems are not be discovered until a large item of have been completed. इससे क्या होता है कि आपका क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस के चांसेस रहते हैं कि भाई प्रोडक्ट पुराना हो जाएगा, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट आती है उसको संभाल के रखने की, मैनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। तो लेबर जीआईटी में क्या है, जीआईटी में जीआईटी सिस्टम अ डिफरेंट अप्रोच टू द सेटअप इशू इज फॉलोड विच फोकस ऑन मेकिंग अ वीडियो टेप। इसमें क्या होता है कि वीडियो टेप बनती है, मेकिंग अ वीडियो टेप ऑफ टिपिकल सेटअप, जो टिपिकल सेटअप होता है उनके वीडियो टेप बनती है। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ इक्विपमेंट सेटअप देयर बाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन। अब वो लोग क्या करते हैं, उस वीडियो टेप से क्या करते हैं, उस वीडियो टेप को बार बार देखते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी प्रोसेस हो रही है जिसको हम कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ इक्विपमेंट सेटअप, उसके इक्विपमेंट का जो लेंथ है ना, उसकी इक्विपमेंट के सेटअप को कम करने की बजाय देयर बाई एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन यूनिट पर कॉस्ट, अ टीम ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स एंड मशीन यूजर्स एग्जामिन दिस टेप। वो उस टेप को एग्जामिन करते हैं, किस लिए, वो स्पॉट करते हैं, ग्रेजुअली एलिमिनेट करते हैं स्टेप्स को डेट कंट्रीब्यूट लेंथी सेटअप। जिस जिस प्रोसेस में जिस जिस स्टेप पे बहुत ज़्यादा लेंथी सेटअप लग रहा है उसको वो रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इट इज़ नॉट अनयूजर आफ्टर अ नंबर ऑफ इटरेशन टू अचीव सेटअप टाइम ऑफ मिनट और सेकंड व्हेन द प्रीवियस सेटअप टाइम वर वेल इनटू आवर्स। तो यानी कि शॉर्टन द सेटअप टाइम, हम अपना सेटअप टाइम भी शॉर्ट करते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, नहीं सॉरी, तीसरा वहाँ तक हो गया, देन हमारा उल्टा चल गया क्या, वेट, 3, ओके इसमें आपकी बार उल्टा कर दिया, पहले ये इधर होता था ये इधर होता था, तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा 5, तो ये तो हमारा बिफोर वाला आ गया था। उसके बाद सेटअप टाइम हमारा शॉर्ट हो गया 6। पुराने वाले मटेरियल में क्या दे रखा था, उसमें ये सेटअप वाला इधर दे रखा था और ये इधर दे रखा था, तो ये इस तरीके से मूव होता था, ये यूं करके। लेकिन अभी इसमें सीधा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि ये हमारा 1 2 3 4 5 तो हमारा रॉ मटेरियल, और उस पर आगे क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले पे 6 वाला आ गया हमारा सेटअप टाइम को हमने शॉर्ट करा है। अब अगला आता है हमारा ये, it is not sufficient to reduce machine setup time because there are still problem with the machine not being coordinated properly so that there is a smooth streamlined flow from machine to machine। देखो सेटअप टाइम काम करने से ही काम नहीं चलेगा, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस अ मशीन सेटअप टाइम। क्यों, क्योंकि सो दैट देर
आप उस क्योंकि देयर आर स्टिल प्रॉब्लम विद मशीन के संग अभी भी प्रॉब्लम है, नॉट बीइंग कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्ली, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जिसके चलते क्या नहीं होता है कि स्मूथ और स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है फ्रॉम मशीन टू मशीन, स्मूथ स्ट्रीमलाइन फ्लो मशीन टू मशीन। इन मोस्ट ऑफ द कंपनी there is such large difference between the operation speed of the different machine that work in process inventory build up in the slowest one। वही थ्योरी ऑफ कांस्टेंट वाला कि स्लोएस्ट वन के आगे बहुत सारा बफर स्टॉक क्रिएट हो जाता है। Not only does this create an excessive quantity of work in process inventory, but defective parts produced by an upstream machine may not be discovered until the next downstream machine operator work in his way through a pile of work in process and find them। जब तक बी वाली मशीन प्रोसेस नहीं कर देती तब तक ए वाले का डिफेक्ट पता नहीं चलेगा कि भाई ए वाले ने डिफेक्ट करा है। जब बी वाला प्रोसेस करेगा तभी तो पता चलेगा कि ए ने डिफेक्टिव पीस भेजा हुआ है। बाय द दिस टाइम हैपन द अपस्ट्रीम मशीन मे हैव क्रिएटेड मोर डिफेक्टिव पार्ट। तब तक जब तक पता चल पाएगा कि भाई बी प्रोसेस करेगा, पता चल पाएगा कि ए ने ये डिफेक्टिव करा है, तब तक ए और बना चुका होगा। ऑल ऑफ विच मस्ट बी डिस्ट्रॉयड एंड रिवर, या तो वो डिस्ट्रॉय करे जाएंगे या फिर उन पर रिवर कराएगा। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू रिजॉल्व बोथ द प्रॉब्लम। अब इनको रिजॉल्व करने के लिए दो अप्रोच लाए गए कि पहला तो ये लेके आए कैनमन कार्ड। कैनमन कार्ड क्या है, एक ही जगह पूरे मॉड्यूल में, पूरे दोनों मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में एक ही जगह कैनमन कार्ड का बोला हुआ है। कैनमन कार्ड क्या है, एक नोटिफिकेशन कार्ड है ये, कि एक नोटिफिकेशन देता है दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन सेंड टू द ईच मशीन दैट फीड इट्स पार्ट authorizing the production of just enough component to fulfill the production requirement being authorized in them turn the next machine further downstream। This is also known as pull system since Kanban card are initiated at the end of the production process, pulling work authorization through the production system। With this approach there is no way for work in process inventory to build up in the production system since it can be created with a Kanban authorization। हमने थ्योरी ऑफ कांस्टेंट पढ़ा। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट में हमने ये पढ़ा कि ए मशीन है, बी मशीन है, सी मशीन है। बी मशीन क्या करती है, सबसे स्लो काम करती है। तो बी मशीन क्या करती है, बी मशीन क्या कहते हैं, ए मशीन को बोलती है कि भाई मैं स्लो काम करती हूँ, मेरे पास थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है, मैं अपनी लिमिट को, मैं अपने प्रोसेसिंग कैपेसिटी को लेकर मैं उस चीज़ पे कांस्टेंट हूँ, मैं उस चीज़ में बंधी हुई हूँ। तो ए क्या करता है, बी के अकॉर्डिंग अपना प्रोड्यूस करता है। तो बी मशीन क्या करेगी, बी मशीन जाके अपने मुंह से बोलेगी कि हे ए एक काम कर, तू मैं सिर्फ 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो तू सिर्फ 300 मत कर, तू 200 कर। वो क्या करेगी, बी का जो ऑपरेटर होगा, बी का ऑपरेटर बनाएगा कैनमन कार्ड। वो जो इंटीमेशन देगा किसके थ्रू देगा, कैनमन के थ्रू। एक क्या है कैनमन, क्या है, एक नोटिफिकेशन कार्ड है दैट अ डाउन स्ट्रीम मशीन सेंड टू द ईच मशीन, हर मशीन को भेजता है, दैट फीड इट्स पार्ट्स, जो उसके पार्ट्स को फीड करता है। Authorizing the production of just enough component to fulfill the production requirement being authorized in turn by the next machine further downstream। This is also known as pull system, यानी कि B के अकॉर्डिंग आप पुल कर रहे हो। Since Kanban are initiated at the end of the production process, pulling work authorization through the production system। With this approach, there is no way for work in process inventory to build up in the production system, since it can be created only with a Kanban ऑथराइजेशन। जब तक कैनमन का ऑथराइजेशन होगा तभी हम आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो पहला तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे हो सकता है कि मशीन का, या तो कैनमन कार्ड के थ्रू आप नोटिफिकेशन दे दो कि भाई हम इतना ही बनाएंगे और उसके आगे आप अपना प्रोडक्शन मत करो क्योंकि हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। या फिर आप दूसरा मेथड क्या लेके आओगे, द सेकंड वे ऑफ रिड्यूस एक्सेसिव वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एंड डिफेक्टिव पार्ट इज टू ग्रुप मशीन्स इनटू द वर्किंग सेल्स। सारी मशीन्स को एक वर्किंग सेल्स में क्लब कर दो। क्या कर दो, सारी मशीन्स को एक ग्रुप सेल्स में क्लब कर दो कि भाई एक काम करो, आप इस तरीके से बना दो वर्किंग सेल, यूं करके बना दो या फिर जैसे भी करके बना दो, यूं करके बना दो। तो एक मशीन यहाँ लगा दो, 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 यहाँ लगा दो, और एक बंदा यहाँ बिठा दो। ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे पहले प्रोसेस करेगा, फिर यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यानी कि छोटा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दो, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग बना दो, वर्किंग सेल बना दो। ये इसका वर्किंग सेल है। यही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितनी क्वांटिटी कब कब प्रोसेस करनी है। यही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा इस सेल से जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा। यही बंदे को पता है कि इस मशीन पे किस पे हमको कैसे करके करना है।
तो यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो सकेगा, यानी कि प्रोडक्ट एक मशीन से दूसरी मशीन पे इजीली मूव हो सकेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक बार देखते हैं क्या है। अ वर्किंग सेल इज अ स्मॉलर cluster of machine which can be run by a single machine operator. Machine operator, this individual machine operator takes each output part from machine to machine within the cell, and thus there is no way for work in process. इसमें वर्क इन प्रोसेस की बात ही नहीं है। ये ए मशीन पे लेके जाएगा, फिर बी पे लेके जाएगा, सी पे, डी पे, ई पे within the cell, and thus there is no work in process to build the machine. Also, this operator can immediately identify defective output which otherwise is difficult for each machine of the cell. ये immediate identify कर लेगा कि भाई कहाँ पे हमारे किस लेवल पे हमारा किस मशीन पे हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रहा है. This configuration has the additional benefit of lower maintenance cost since the smaller machine used in the machine cell are generally much simpler than the large. इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि जब बड़ी मशीन्स लगी होती हैं, जब बड़ी मशीन लगती है तो बड़ी मशीन को रोकना और उनको उनका मेंटेनेंस कराने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है. और जब छोटी छोटी मशीन होती है तो छोटी छोटी मशीन का वो बंदा खुद भी कर सकता है, उसको आप ट्रेन कर सकते हो, वो खुद भी उस अकॉर्डिंग कर सकता है. Automated machines is also because the new machine are so small, it is much easier to reconfigure the production facility when it is necessary to produce different products, avoiding the large expense of carefully repositioning and aligning equipment. एक लाइन रह गई यहाँ पे. दिस कॉन्फ़िगरेशन एडिशनल बेनिफिट लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट. ऑटोमेटिक मशीन रिप्लेस. ठीक है, कोई लाइन नहीं रही है इसमें. वो लास्ट में ये बोला है कि अब वो इजीली रिकॉन्फ़िगर कर सकता है प्रोडक्शन फैसिलिटी को, कि भाई अभी हम इस तरीके से ना बना के इस को बना दे, बी को ए की जगह, ए को बी की जगह, सी को डी की जगह, डी को ई की जगह, इस तरीके से. अब ये क्या बोला, बोथ कैनवस एंड मशीन सेल्स शुड बी यूज टुगेदर. दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. By doing so, company can achieve extremely low product defect rate as well as vanishingly small investment in work in process inventory. अब हमारा आता है कि it become apparent that a major change must also be made in workforce. वर्कफोर्स में भी चेंज लाना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनका मोराल जगाना पड़ेगा, उनको काम करने की समझ होनी चाहिए. इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे. द ट्रेडिशनल अप्रोच इज टू हैव वन एम्प्लॉय मेंटेनिंग वन मशीन. पहले एक मशीन को एक बंदा देखता था, विच इज सो मोनोटोनस दैट वर्क क्विकली लैप्स इन एम्पैथी एंड डेवलप अ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. नाउ विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ नंबर ऑफ मशीन एज वेल एज प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्कर बिकम मोर मच इंटरेस्टेड इन वॉट दे आर डूइंग. To enhance this situation, Human Resource Development Department of organization must prepare and organize training classes to teach to employee how to operate a multitude of different machines, perform limited maintenance on the machine without having a call into the maintenance staff, spot product error, understand how the entire system flow, and when to halt the production process to fix problem. In short, the workforce must be completely trained, retrained, and focus on wide range of activity. This usually results in a reconfiguration of compensation system as well, because the focus of attention shifts from the performance based to high production volume, away from performance based to high production volume, and in direction of the performance based of high quality. देखो, ये इन शॉर्ट ये बोलना चाहता कि पहले एक बंदे को एक मशीन पे बैठाया जाता था और वो बंदा उसी मशीन पे काम करता था. उसके लिए वो क्या चीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती थी. भाई मेरा तो बस काम यही है. अब क्या होता है, सारे बंदों को बैठाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपके पास ना ये सारी मशीन्स है, इन सारी मशीन्स को आप इस तरीके से चलाएंगे. अब जब सारी मशीन्स को इन तरीके से चलाएंगे तो उनको क्या दी जाती है, उनको दी जाती है ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग में उनको कैसे क्या कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आप लिमिटेड मेंटेनेंस कैसे करोगे, कि भाई आप खुद ही मेंटेनेंस कर लो थोड़ा बहुत, या फिर आप प्रोडक्ट के एरर को कैसे करके स्पॉट करोगे, प्रोडक्ट के एरर को कैसे स्पॉट करोगे, आप सिस्टम के फ्लो को कैसे समझोगे, आपको कब हॉल्ट करना है, यानी कि कब रोकना है प्रोडक्शन प्रोसेस को, प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए. तो इन शॉर्ट क्या होता था कि पहले पहले क्या होता है, बिकॉज द फोकस ऑफ अटेंशन शिफ्ट अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंस बेस. पहले परफॉर्मेंस बेस था कि भाई आपने 500 यूनिट बना दी तो आपको ये मिलेगा. अब उनका डायरेक्शन शिफ्ट हो गया कि परफॉर्मेंस बेस्ड टू हाई प्रोडक्शन वैल्यू एंड इन डायरेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी बेस्ड टू हाई प्रोडक्ट क्वालिटी. उनका परफॉर्मेंस बेस की जगह प्रोडक्शन वॉल्यूम के बेस्ड हो गया, और किस डायरेक्शन में हो गया है, परफॉर्मेंस बेस की जगह हाई प्रोडक्शन क्वालिटी, हाई प्रोडक्ट क्वालिटी पे. अब ये भी हमारा हो गया कि हमारा सेटअप टाइम भी हम शॉर्ट कर देंगे. देन उसके बाद हमारा
स्ट्रीमलाइन हमारा कैसा होगा, कैनवन के थ्रू और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। उसके बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी करेंगे और लास्ट आता है कि हमको अब अकाउंटिंग सिस्टम में भी चेंज लेके आने हैं। नहीं, उससे पहले भी एक ये एम्प्लॉय वाला है। अब मेजर रिजल्ट ऑफ हैविंग अ एम्पावर्ड वर्कफोर्स इज दैट एम्प्लॉय आर अलाउड टू स्टॉप देयर मशीन वेज दिस प्रॉब्लम एंड फिक्स आइदर फिक्स इट और स्पॉट इमीडिएटली कॉल इन द रिपेयर टीम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वर्कफोर्स को उनको ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको पता चल जाता है कि हमारी मशीन में कहाँ दिक्कत है, वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, या तो वो खुद फिक्स कर देते हैं या फिर अपने रिपेयरिंग डिपार्टमेंट को फ़ोन करके इमीडिएटली रिपेयर टीम को बुलाते हैं और ठीक कराते हैं। In either case, the result is immediate resolution of the bulk of performance problem. This one step has a profound impact on much of the manufacturing variance analysis. Historically, management accountant completely compile all kind of variance information at the end of each month, investigate problem in detail. पहले क्या करता था, मैनेजमेंट अकाउंटेंट सारे वेरिएंस को निकाल लेता था लास्ट में और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करता था, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता था कि इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम इन डिटेल एंड देन प्रेजेंट अ फॉर्मल प्रॉब्लम एनालिसिस रिपोर्ट टू मैनेजमेंट अ फ्यू वीक आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, और फिर वो उसको प्रेजेंट करता था मैनेजमेंट को। हाउएवर बिकॉज द प्रोडक्शन स्टाफ resolve the underlying issue within a few minutes of their occurrence, the variance report become a complete waste of time। जब प्रोडक्शन स्टाफ ही खुद उस चीज़ को रिजॉल्व कर देगा फटाफट से, प्रोडक्शन स्टाफ रिजॉल्व द अंडरलाइंग इशू विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ देयर अकरेंस, तो उसका वेरिएंस बनाने की, रिपोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ना क्या है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट नो लॉन्गर केयर्स व्हाट हैपेंड अ मंथ इन द पास्ट हैपेंड अ मंथ इन द पास्ट बिकॉज इट प्रेजेंटली डीलिंग विद करेंट प्रॉब्लम। वो पास्ट में क्या हुआ उसको भाड़ में जाने दो, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर बात करो। That will not appear on the management accountant report for weeks to come. In short, the quick response capability of JIT system allow the management accountant to omit a large amount of variance reporting that was previously an important central job function. तो एक जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला जो बंदा गाता रहता था कि मेरे पास काम है, मेरे पास काम है, उसका भी काम खत्म कर दिया किसने, ये JIT ने। हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, JIT का पढ़ रहे हैं कि भाई JIT से हम क्या क्या हमारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो JIT से हमारी ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं, हम कैसे कर बदल सकते हैं ये सारी। तो इससे हमको क्या 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 वेस्ट कम होगा, JIT आने से हम लोगों का वेटिंग नहीं होगा, हम लोगों का मोशन कम हो जाएगा, हम लोगों का इन्वेंट्री हैंडलिंग नहीं होगा, हमारा ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, हमारा रीवर्क नहीं होगा, हमारा ओवर प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो JIT आने से ये बेनिफिट हुआ। JIT क्या हो गई, 7 वेस्ट को ख़त्म करने की एक टेक्निक। अब हमने पहले देखा कि हम प्रोडक्शन रॉ मटेरियल और क्वालिटी इंस्पेक्शन पे हमने देख लिए थे 5 स्टेप, उसके बाद हमने फिर WIP में देख लिए थे। अब हमारा लास्ट में आ जाता है ये कि अकाउंटिंग में हमको क्या क्या चेंज लेके आने हैं। कंपनी alters in the supportive accounting system. Finally, the massive change caused by the JIT also required several alterations support accounting system because लार्ज नंबर ऑफ डेली सप्लायर शिपमेंट। डेली भाई सप्लायर से आप भेज दो कि अंकल आज 500 भेज दो, अंकल दोपहर में 600 भेज दो, अंकल शाम में 700 भेज दो, अंकल ये कर दो, अंकल वो कर दो। तो डेली लार्ज नंबर ऑफ डेली सप्लायर शिपमेंट आ रहे हैं, और ये नहीं आ रहे एक ही अंकल से आ रहे हैं, अंकल ए, अंकल बी, अंकल सी, अंकल डी, ये सबसे आ रहे हैं। तो डेली सप्लायर शिपमेंट आ रहे हैं। द अकाउंटिंग स्टाफ फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोइंग थ्रू अ लार्ज पाइल ऑफ अकाउंट पेबल पेपर वर्क। तो भाई अकाउंट डिपार्टमेंट वाला हो गया पागल कि भाई क्या क्या नई चीज़ आ रही है, ये क्यों सिरदर्दी पाल रखी है इन लोगों ने कि जस्ट इन टाइम लगाओ, जस्ट इन टाइम लगाओ। इन लोगों के जस्ट इन टाइम के चक्कर में हमारे ज़िंदगी ऐसी तैसी हो रखी है। तो अकाउंटिंग वाले के सामने क्या हो जाता है, बहुत सारे पेबल्स के वाउचर खड़े हो जाते थे, उनको अकाउंटिंग करने में दिक्कत हो रही थी। टू मेक द प्रॉब्लम वर्स देयर इज नो रिसीविंग पेपर वर्क बिकॉज द सप्लायर डिलीवर पार्ट डायरेक्टली थ्रू द प्रोडक्शन ऑपरेशन। भाई उसमें कोई पेपर वर्क तो है नहीं, सप्लायर उठाता है उसको चिट्ठी बोली कि भाई 500 यूनिट हमारे भेजना, सप्लायर उठा के माल फेंक देता है सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे। सो देयर इज नो वे टू डिटरमाइन इफ डिलीवरीज हैव बीन मेड। टू अवॉइड द प्रॉब्लम, टू अवॉइड द फर्स्ट प्रॉब्लम, अकाउंटेंट कैन स्विच द मेक अ सिंगल कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट टू ईच सप्लायर। अकाउंटेंट को बोला गया कि भैया एक काम कर, तू एक काम कर, डेली उसको पेमेंट मत कर, तो उसको मंथ में एक बार पेमेंट कर दे। तो उसके रात में सांस आई कि मैं डेली, मुझे ट्रैक नहीं करना कि मेरा क्या है। और सेकंड प्रॉब्लम उसकी कैसे एलिमिनेट करी, अ मोर एडवांस सोल्यूशन टू प्रोमोट अ सप्लायर हैज डिलीवर्ड द पार्ट क्वांटिटी विच इट क्लेम्स हैज द अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द finished product created during the period and then multiplied these quantity by the part later on the bill of material for each product obtaining a total quantity of part used.
The accountant then pay supplier to based on the theoretical production quality, which is also scrapped during the production process. Otherwise, supplier unfairly will not be able to parts that are scrapped during the company production process. This approach should also means that there is no need for supplier to send invoices since the company review ये मैं आपको हिंदी में बता दूं क्या बोल रहा है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। ये बोल रहा है पहला कि भाई मंथली डेली एंट्री करने से अच्छा मंथ में एक एंट्री मारो, सप्लायर को लास्ट में ला के एक एंट्री मारो, सप्लायर को उसका हम पेमेंट करेंगे। अकाउंटेंट हो गया खुश खुश। दूसरा बोला कि भाई अब तेरे को ट्रैक करना है कि सामान कैसा आया, तो सामान आप बना रहे हो जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए ABC को लगा, तो आप निकालो कि भाई जेड प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने के लिए ए का कितना लगा, बी का कितना लगा, सी का कितना लगा। तो आप पहले एक यूनिट का स्टैंडर्ड निकाल लो और उसमें एडजस्ट कर दो किसको, कि हमारा वेस्ट भी कितना आता है, तो ताकि अगर वेस्ट को हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो सप्लायर को एग्जैक्ट पेमेंट नहीं जाएगा। तो यानी कि जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए ABC की कितनी रिक्वायरमेंट आती है वो। फिर आप एनालाइज कर लो कि पूरा क्या कहते हैं कितनी यूनिट बनी जेड की, तो जितनी यूनिट बनी और उसके अकॉर्डिंग ABC आफ्टर एडजस्टिंग वेस्ट वाला भी पार्ट, ठीक है ना, आफ्टर एडजस्टिंग वेस्ट वाला भी पार्ट। तो आप जेड के फाइनल प्रोडक्ट के बेस पे ABC का आप निकाल लो और उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ये यही बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड देन मल्टीप्लाई दीज क्वांटिटी विद द पार्ट लिस्टेड ऑन द बिल ऑफ मटेरियल फॉर ईच प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच पार्ट यूज। अकाउंटेंट फिर उसी बेसिस पे कर देगा थ्योरेटिकल प्रोडक्शन के बेसिस पे क्वांटिटी विच इज ऑल्सो एडजस्ट फॉर स्क्रैप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो स्क्रैप है उसकी भी एडजस्टमेंट लेके, अदरवाइज सप्लायर को उसका फेयर प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो इसमें क्या होगा, दिस अप्रोच ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज नो नीड फॉर सप्लायर टू सेंड इनवॉइस सिंस द कंपनी रिलाइज सोनली ऑन इट्स इंटरनल प्रोडक्शन रिकॉर्ड टू कंप्लीट पेमेंट। अब हम अपने इंटरनल रिकॉर्ड पे इतना भरोसा कर रहे हैं ताकि हम उसके बेसिस पे हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि उसके इनवॉइस के बेसिस पे हम सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन सिस्टम के उस पर कि वो कितना रिलायबल है। तो इसमें हमको क्या मिला, क्लियरली द चेंज इम्पोज बाय द GIT सिस्टम प्रोफाउंड and can greatly improve company operation when installed and operated correctly. They can also have a profound effect on the product cost. So GIT system means at कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को टाइमली मैनर में कंप्लीट कर दिया, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल गया और प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट भी कम हो गई। हमने इतने सारे प्रोसेस एक्टिविटी को कम कर दिया तो हमारी कॉस्ट भी अल्टीमेटली कम हो गई। अब GIT के मेन फीचर क्या है, तो मेन फीचर है GIT के कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। दूसरा, लेबर जो खाली बैठी रहती थी वो कम हो गई, ठीक है ना। GIT क्रिएट्स अर्जेंसी फॉर एलिमिनेटेड डिफेक्ट क्विकली एज पॉसिबल। जैसे जैसा हमारा हर स्टेज पे अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट है। तो ये मेन फीचर क्या है, मटेरियल हैंडलिंग कम होना, लेबर का आइडल बैठना कम होना, और जहाँ जहाँ हमारा डिफेक्ट आ रहा है वो हमको पता चल जाना, और कंपनी रिस्पॉन्ड कर सकती है कस्टमर को फास्टर, कस्टमर की डिमांड को रिस्पॉन्ड कर सकती है जल्दी से जल्दी। तो अब एक बात आती है कि भाई आप GIT लाने की बात तो कर रहे हो अंकल, तो GIT को ले तो आओगे, तो GIT को लाने से पहले उसके प्रीरिक्विजिट तो देख लो कि GIT आने की कैपेबिलिटी में है भी है नहीं है। GIT तभी आ सकता है जब आपके पास लो वैरायटी ऑफ गुड्स है, आपके पास मतलब वास्ट वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं है। क्योंकि आप अगर 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 अलग अलग मिक्सचर चाहिए होंगे, तो किसी का प्रोडक्ट किसी पे मैशअप हो जाना, प्रोडक्शन सारा प्रोडक्शन फ्लोर तो एक ही है। तो जहाँ पे लो वैरायटी ऑफ गुड्स हैं वहाँ पे आप GIT आराम से लगा सकते हो। आपका वेंडर रिलायबल हुआ तभी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है आपने बोल तो दिया कि अंकल कल को 500 यूनिट बनाऊँ, वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं है वो सो रहा है। दूसरा, कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए आधी अधूरी बात बता दी, तो क्योंकि आधी अधूरी बात से आप रिवर्क करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा रहे हो। डिमांड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई डिमांड क्या कहते हैं 500 यूनिट की डिमांड आई, 500 यूनिट के अकॉर्डिंग आपने अपने सप्लायर को भी भेज दिया कि सप्लायर अंकल हमको 500 यूनिट के अकॉर्डिंग हमको माल भेज देना, और सामने से फिर डिमांड गई 200 बढ़ गई, भाई 500 नहीं आप एक काम करो 300 कर देना बस, तो आपकी 200 क्या हो गई, फिर से वो बफर स्टॉक क्रिएट होने लगा,
आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट डिमांड आएगी तब आप उसको हैंडल करोगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि आप पीछे से लेके आगे तक एम्प्लॉय पूरे हर एक प्रोसेस में क्वालिटी आनी चाहिए, हर एक प्रोसेस में क्वालिटी आनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे फाइनल कस्टमर है उसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिले। डिफेक्ट फ्री मटेरियल हो, मटेरियल में कोई डिफेक्ट ना हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते रहे। तो ये आपके 6 7 प्री रिक्विजिट्स है। तो अब जीआईटी से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, प्रोडक्ट प्राइस में क्या फ़ायदा मिलेगा, ओवरहेड कॉस्ट में क्या फ़ायदा मिलेगा, वेस्ट कॉस्ट में क्या फ़ायदा मिलेगा। तो वेस्ट कॉस्ट में क्या मिलेगा, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीआईटी सिस्टम इज इट्स कंटिन्यूस फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ऑल वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम। भाई कंटिन्यूस आप जीआईटी को लगाएंगे तो सारा आपका जो वेस्ट है वो कम होता जाएगा और खत्म होता जाएगा। दिस कैन बी वेस्ट ऑफ असेट, excessive inventory. It can also be waste of time in case of asset. It may include unused asset for a longer period of time. Example, work in process, inventory held in process. It can also be a waste of material such as unnecessary level of obsolete inventory, defective product, rework. Like when fully installed GIT system vastly reduce all type of these waste. When this happen, there is a sharp drop in the several aspect of product cost. देखो वेस्ट कम होंगे तो आपकी वेस्ट किस किस के कम हो सकते हैं, असेट का वेस्ट कम हो सकता है, आपके इन्वेंट्री का वेस्ट कम हो सकता है, आपके प्रोसेसेस का वेस्ट कम हो सकता है, और आपकी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री नहीं होगी, आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं आएगा, आपका रीवर्क नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपका वेस्ट कम हो जाएगा। जब वेस्ट कम हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, ओवरहेड कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। Are sharply cut back. The cost of material handling facility, quality inspection decline when a GIT is installed. In addition, the reduction of all type of inventory result in a massive reduction in the amount of space required for warehouse facility. Since all costs associated with the warehouse are assigned to the overhead cost pool, the amount of overhead is reduced when the cost of staff, equipment, fixed asset, facility, and rent associated with the warehouse are sharply reduced. ये सब मैंने समझाने के लिए करा था, वो नहीं है। तो यानी कि आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी क्या होगी, वो शार्पली कम हो जाएगी कि जब आप मटेरियल हैंडलिंग नहीं करोगे उसकी फैसिलिटी कट ऑफ हो जाएगी, क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं होगा हर स्टेज पे, और आपका स्पेस भी आपका स्पेस मैनेजमेंट हो जाएगा, आपके मोशंस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी। और प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, जब आपके प्रोडक्ट की इतनी सारी क्वालिटी बढ़ जाएगी तो सामने वाला बंदा आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू पे प्राइस करेगा, वो आपका ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी रहेगा। When a company achieve a high level of product quality along with the ability to deliver product on the dates required, customer may be willing to pay a premium. This is a particularly true in industry when the quality or delivery reliability is low. If customer are highly sensitive to these factors, it may be possible to increase prices substantially. Alternatively, if the factors are not great important or if customer plays a higher degree of importance in the other factor, then there will be no opportunity for price increase. तो भाई दो फैक्टर पे, अगर अगर कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर वैल्यू कर रहा है तो इट मे बी पॉसिबल टू इंक्रीज प्राइस सब्सटेंशियली। लेकिन वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा है, वो किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइस इंक्रीज। ठीक है ना, तो हमारा प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगी, वेस्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके, अब बैक फ्लशिंग क्या होता है, बैक फ्लशिंग होता है कि आप तब तक कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक आप बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट बना नहीं देते। यानी कि जब तक आप बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना देते तब तक आप कोई भी डेटा एंट्री नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है बैक फ्लशिंग रिक्वायर्स नो डाटा एंट्री ऑफ एनी काइंड अंटिल द फिनिश प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। एट दैट टाइम द टोटल अमाउंट फिनिश इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम विच मल्टीप्लाई इट बाई all the component listed in the bill of material for each item produced. This yield a lengthy list of components that should have been used in the production process and which are subtracted from the beginning inventory balance at the arrival of the inventory that should now be left on the hand. Given the large transaction volume associated with GIT, this is an ideal solution to the problem. However, there are serious problems with back flushing that may be corrected before it work properly. They are, ये बैक फ्लशिंग बोल रहा है कि आपका ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी इतनी थी, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी हो गई, इसके ड्यूरिंग में हमारा जितना हुआ है वही तो हमारा प्रोड्यूस हुआ है।
लेट्स सपोज ओपनिंग हमारी 100 थी, 300 हो गई, तो हमारी 200 ही तो प्रोड्यूस हुई है। अब 200 को प्रोड्यूस होने के लिए हमारे लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो हम मटेरियल लगा लेंगे। ए का कितना चाहिए, बी का कितना चाहिए, सी का कितना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सीरियस प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई हमारा अगर प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सही से नहीं हुआ तो क्या हम एक्चुअल में अपनी डेटा एंट्री कर पाएंगे, एक्चुअल में सप्लायर को पेमेंट कर पाएंगे। हमारी स्क्रैप रिपोर्टिंग सही से नहीं हो पाई तो क्या होगा, सप्लायर को सही पेमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारा लॉट ट्रैक नहीं हो पाया तो क्या हुआ, हमारी इन्वेंट्री में एक्यूरेसी नहीं आई तो क्या हुआ। तो यानी कि ये हमारे 4 वो हैं और इसका निमोनिक्स है LIPS, लिप्स। लॉट ट्रैकिंग, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग और स्क्रैप रिपोर्टिंग। तो बैक फ्लैशिंग का आपका वो क्या है, बैक फ्लैशिंग की प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ बैक फ्लैशिंग क्या है, लिप्स। लिप्स के क्या क्या है, टोटल प्रोडक्शन फिगर एंटर्ड इन द सिस्टम मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और एज द रॉन्ग कंपोनेंट टाइप्स एंड क्वांटिटी विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टॉक। This is a particular problem when there is a high turnover or low level of training to the production staff that record this information which leads to errors. अगर हमारी वो उसमें प्रोडक्शन फिगर अगर हमारी टोटल एक्यूरेट करेक्ट नहीं आई तो इससे हमारा क्या होगा, एरर्स आएंगे। स्क्रैप रिकॉर्डिंग, ऑल एबनॉर्मल scrap must be diligently tracked and reported, otherwise these material will fall outside the black flashing system. L will not be charged to inventory. Since scrap can occur anywhere in the production process, a lack of attention by any of the production staff can result in inaccurate inventory recording. Once again, high production turnover or a low level of employee training increase this problem. अगर स्क्रैप की रिपोर्टिंग सही से नहीं हो पाई तो हमारा ट्रैक नहीं हो पाएगा। लॉट ट्रैकिंग इम्पॉसिबल अंडर बैक फ्लशिंग सिस्टम। देखो आप लॉट को पता नहीं कर सकते जीआईटी में, क्यों, आप ऑर्डर दे रहे हो, माल आ रहा है, प्रोडक्शन कर रहे हो, सामने कस्टमर को बेच रहे हो, तो आप अपने पास स्टॉक तो बना के रख नहीं रहे हो, तो आपके पास तो पता ही नहीं होगा कि भाई ये इतना जो स्टॉक है हमारे पास इस लॉट का है, या फिर ये इतना स्टॉक है वो हमारे इतने लॉट का है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना निकाल लो कि भाई ये इस लॉट में बनाए, ये इस लॉट में बनाए, इतने इतने टाइम पीरियड में इतने सारे लॉट बने, तो उसके बेसिस पे हम अपना डेटा एंट्री कर लें। जब हम हमारे पास लॉट की ट्रैकिंग ही नहीं कर सकते तो फिर हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। लॉट ट्रैकिंग इज इम्पॉसिबल अंडर बैक फ्लशिंग सिस्टम। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ मैन्युफैक्चरर नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ विच प्रोडक्शन लॉट वर यूज्ड टू क्रिएट प्रोडक्ट। इन द केस ऑफ all the item is a lot must be recalled. Only a picking system adequately record this information. Some computer system allow picking and back flushing system to coexist, so that pick transaction for lot tracking purpose can still entered in the customer. Lot tracking may then be still possible if the right software is available. However, this feature is generally present only on the high end system. ऐसा नहीं है कि लॉट ट्रैकिंग हो भी नहीं सकती, लॉट ट्रैकिंग हो सकती है, लेकिन लॉट ट्रैकिंग करने के लिए फिर क्या आपको बहुत ही एडवांस लेवल के सिस्टम चाहिए होंगे, बहुत एडवांस लेवल के सिस्टम। इन्वेंट्री एक्यूरेसी, इन्वेंट्री बैलेंस में भी too high at all the time because the back flushing transaction that relieve inventory usually does so only once a day, during which other inventory is sent to the production process. This makes it difficult to maintain an accurate set of inventory records in the warehouse. देखो बात तो ये वेयर हाउस की, वहाँ पे हमने जीआईटी के कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि हमने वहाँ पे जीआईटी का सीधा सीधा हम प्रोडक्शन फ्लोर पे मंगा रहे हैं तो हमारे वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट खत्म है। लेपर फिर भी कह रहा है कि इन्वेंट्री एक्यूरेसी, हमारे पास फिर भी हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री पड़ी है जो वेयर हाउस में, तो भाई हम वेयर हाउस से क्या कर रहे हैं, फटाफट मंगा रहे हैं, उठा रहे हैं, फटाफट मंगा रहे हैं, उठा रहे हैं, कर रहे हैं। तो relieves inventory usually does so only once a day, during which the other inventory is sent to the production process. This make it difficult to maintain an accurate set of inventory report in the warehouse. तो इन्वेंट्री बैलेंस जो है ना वो हमेशा से हाई है, क्यों, क्योंकि बैक फ्लशिंग ट्रांजेक्शन रिलीव्स इन्वेंट्री यूजुअली डज सो ओनली वंस अ डे। इन्वेंट्री जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, हमेशा जा रही है, और लास्ट में ही हम आके बिल्कुल एकदम से रिकॉर्ड कर पाएंगे।
लास्ट में एंड ऑफ द डे। तो कितनी इन्वेंट्री गई, हम उस चीज़ की इन्वेंट्री एक्यूरेसी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि भाई इस लॉट के लिए, वो इस प्रोडक्शन फ्लोर के लिए इतनी इन्वेंट्री गई, या फिर इसके लिए इतनी इन्वेंट्री गई, इतनी गई। तो हम लास्ट में ही उसको इन्वेंट्री एक्यूरेसी हमारी सही से नहीं हो पाएगी। तो ये हमारी चार थे हमारे बैक फ्लशिंग के डिसएडवांटेज। अब हमारी आ जाती है समरी। समरी क्या कहती है, ऑफ ऑल द इशू नोटेड देयर हियर द वर्स्ट इज सिचुएशन वेयर द प्रोडक्शन स्टाफ इज क्लियरली इनकेपेबल of providing sufficient accurate scrap of production reporting of the backflushing system. If there is an easily traceable cause such as less capable worker or a particular shift, moving a few reliable employee into this production can provide immediate relief from the problem. It may even be possible to have experienced shift supervisor to collect this information. However, where this is not possible for whatever reason, computer system use experience backflushing garbage in garbage out. Entering inaccurate information rapidly eliminates any degree of accuracy the inventory record, requiring many physical inventory count to correct the problem. Consequently, the success of backflushing system is directly related to the company's willingness to invest in well-paid, experienced, well-educated production staff that undergo little turnover. देखो ये कहना ही चाह रहा है कि आपके पास अगर आपका प्रोडक्शन स्टाफ अगर सही से आपको एक्यूरेट स्क्रैप रिपोर्ट नहीं कराएगा तो आप क्या करोगे, वही आपकी सीरियस प्रॉब्लम होगी बैक फ्लशिंग के लिए। तो आप क्या करोगे, एक क्या करोगे, यहाँ पे दे रखा था पर्टिकुलर शिप मूविंग ऑफ न्यू रिलायबल। आप क्या करोगे, आप अपने कुछ रिलायबल एम्प्लॉयज़ के पास जाओगे, किस लिए कि भाई हमको ना ये काम करके दे, इन लोगों के बस की तो बात है नहीं है प्रोडक्शन वालों के। आप अपने रिलायबल एम्प्लॉयज़ के पास जाओगे, इनटू दिस पोजीशन कैन प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लम, कि भाई हमको ये करके दे। इट मे इवन पॉसिबल टू एक्सपीरियंस शिफ्ट सुपरवाइजर टू कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन। However, when there is not possible, whatever reason, customer system users experience backflushing garbage in garbage out system, accurate entering inaccurate information. तो इसमें क्या होगा कि भाई जब हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ पाएगी, हमारे पास कितना स्क्रैप है, कितना हमारा प्रोडक्शन है, तो भाई आप कंप्यूटर में जो इनपुट डालोगे वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकाल के देगा। तो आप गार्बेज को जब इन करोगे तो वो गार्बेज ही आउट करेगा, वो गीगो मेथड लगा देगा। तो आप कस्टमर सिस्टम यूजर वो एक्सपीरियंस क्या करेगा कि आप गार्बेज डाल रहे हो तो गार्बेज ही निकल के आएगा। इसमें क्या होगा, द इन्वेंट्री रिकॉर्ड रिक्वायरिंग मैनी फिजिकल, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपका सही तरीके से नहीं होगा फिर आप उसके फिजिकल काउंट करवाओगे, रिक्वायरिंग मैनी फिजिकल काउंट टू करेक्ट द प्रॉब्लम। कंसिक्वेंटली द सिस्टम सक्सेस ऑफ बैकफ्लशिंग सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंपनी की विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन वेल पेड एक्सपीरियंस वैल्यूएटिव प्रोडक्शन स्टाफ दैट अंडरगो टू लिटिल टर्नओवर। तो बैक फ्लशिंग आपका सही से काम करे, बैक फ्लशिंग आपका सही से काम करे तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे वेल पेड एक्सपीरियंस वेल एजुकेटेड प्रोडक्शन स्टाफ में, जो कि लिटिल टर्नओवर जो छोड़ के बार बार ना जाए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जेआईटी खत्म हुआ। ये जेआईटी का प्रैक्टिकल इंसाइट है, आप एक बार इसको देख लेना। अब एक क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में इसमें पूरा ऊपर से कहानी दे रखी है कि केपीएल है, उसने वो KEIA बना रहे हैं और उन्होंने फिर जस्ट इन टाइम के बारे में सुना। तो केपीएल का अब क्या क्या दिक्कत है, केपीएल क्या कर रहा है, केपीएल की जो लेबर है ना, केपीएल डिपेंड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जिसकी एफिशिएंसी 95% है, और वो 4000 घंटे पे कर रहे हैं 3800 घंटे का काम करने के बाद। यानी कि उनकी जो लेबर है, अगर वो 100% अगर 4000 घंटों के लिए पे कर रहे हैं तो यानी कि उनके 3800 घंटे ही काम, यानी कि 200 घंटे उनके बेकार हैं। अब फॉर अवेलिंग सर्विस, और 4000 घंटे से अगर ज़्यादा हमको लेबर की सर्विस लेनी है तो उसको 45% प्रीमियम देना पड़ेगा 110 पर लेबर के आवर से ज़्यादा। यानी कि 110 तो अभी हम उसको करंट दे रहे हैं, लेबर हम उसको 4000 घंटे से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो उसको 45% हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, करना आपको ही है। 110 घंटे का है, 110 घंटे हम उसको 4000 घंटे तक का पे करते हैं, अगर ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं तो उसको 45% प्रीमियम पे देना पड़ेगा। फॉर अवॉइडिंग ओवर टाइम पेमेंट, केपीएल करेंट प्रोडक्शन परचेज प्लान यूटिलाइज फॉर फुल अवॉइडेबल नॉर्मल वर्किंग आवर्स सो दैट द हायर इन्वेंट्री लेवल इन द मंथ लोअर लेवल डिमांड टू मीट द सेल्स मंथ विद हायर डिमांड लेवल। केपीएल डिमांड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री 70 रुपये पर मंथ।
वो क्या करते हैं कि वो सामान बनवा बनवा के रख लेते हैं, जिसकी उनकी हैंडलिंग कॉस्ट आती है 70 रुपये पर मंथ फॉर ईच स्टैंडर्ड आवर ऑफ आउटपुट दैट इज हेल्ड इन इन्वेंट्री। अब हमारी डिमांड भी आ गई कि भाई जनवरी 19 में इतनी डिमांड है, फरवरी 19 में इतनी डिमांड है, मार्च में इतनी है, अप्रैल में इतनी है, जून मई में इतनी, जून में इतनी। बाकी इन्होंने कुछ अलग से दे दिया कि बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी फिक्स है। प्रोडक्शन और सेल डाटा अकर ड्यूरिंग द एट द प्रेजेंट देयर इज नो स्टॉक एट द एंड ऑफ दिसंबर 18। ओपनिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं है। लेबर आर पेड फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर इन मंथ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन सिस्टम। वो उनको कितना भी काम कराओ, उनका मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर के बेसिस पर उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब अगर उनको 3000 घंटे काम कराते हो तो ऐसा नहीं है कि 3000 के पेमेंट कर दो, अब उनको 4000 का मिनिमम तो दोगे दोगे। तो अब वो उसने जीआईटी के बारे में सुन लिया, तो जीआईटी के बारे में वो उसका डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई बताओ जीआईटी क्या है, कैसे है, हमारा ये सिस्टम चल रहा है, हम जीआईटी में आना चाहते हैं तो क्या करें। तो पहले हमारा क्या है कि वो ये बोल रहा है कि सीधा सीधा हम 3800 घंटे का काम करते हैं, डिमांड स्टैंडर्ड आवर, डिमांड स्टैंडर्ड आवर, और ये क्या है 3800 स्टैंडर्ड आवर, और उनको 4000 घंटे का पेमेंट होता है। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं कुछ। तो उसमें बोल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, हमने 3800 घंटे, हम तो लेकर चल रहे हैं कि हम 3800 बनाएंगे बनाएंगे, हम 4000 के लिए लेके आ रहे हैं, तो 3800 घंटे का काम होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन मार्केट में डिमांड है इतनी की, ये मार्केट में हमारी डिमांड दे रखी थी। क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, करना आपको ये। मार्केट में डिमांड इतनी थी, अब मार्केट में हमारी ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस डिमांड, हमारे पास क्लोजिंग आ गई। तो इसके बाद हम अपनी एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी हैंडल रही। अब आप बोलोगे कि ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं है, लेकिन पर हमारे ये दे रखा है कि हम यूनिट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमको कितने घंटे चाहिए, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंगली उसको कितने घंटे चाहिए, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी आ गई, ओपनिंग ए प्लस बी इसका डू। तो एवरेज हम हर महीने इतनी इतनी इन्वेंट्री अपने पास लेकर चलते हैं, और 70 रुपये इन्वेंट्री की हैंडलिंग कॉस्ट है। तो यानी कि हम इतनी कॉस्ट हम टोटल लगा रहे हैं। मार्केट में डिमांड है और हम जो बना रहे हैं उसके 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 एक्सेस स्टॉक जो बना रहे हैं या कम स्टॉक जो बना रहे हैं उसका हम इतने पे कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री होल्डिंग फॉर 6 मंथ हमारी कितनी आ गई, ये सारा हमने ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट आ गई ये। अब वो उसके डायरेक्टर जो है वो सुन के आया जस्ट इन टाइम के बारे में। वो बोला कि भाई जब आपको ज़रूरत है ना तभी आप बनाओ, फालतू में अपने पास स्टॉक बना के मत रखो। तो उसने बोला कि ठीक है, फुल प्रोसेसिंग वाली भी बात है ना, ठीक है, जितनी डिमांड आएगी हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसने बोला ठीक है। तो आपकी इतने इतने की डिमांड आई और आपके पास घंटे कितने, 4000 घंटे, जिसमें से वो प्रोडक्टिवली काम कितना करेंगे, 3800 घंटे, यानी कि आपके पास 3800 घंटे तो आप पे, 4000 घंटे तो पे करोगे ही करोगे, 3800 घंटे का वो काम बनाएंगे बनाएंगे। तो यानी कि उनसे कितना बनवाओ, उतना ही जितना मार्केट में डिमांड है, तो पहले बनवा लो जितनी उनकी डिमांड है। फिर ये देखो कि आपके पास नॉर्मल अवेलेबिलिटी कितनी है, 3800 घंटे की अवेलेबिलिटी है। तो अब आप ये कंपेयर करो कि 3800 घंटे में क्या 3150 का काम हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3800 में 3760 का हो सकता है, यानी कि ये इससे कम ही काम कर रहे हैं, इसमें कम काम कर रहे हैं, इसमें कम कम कर रहे हैं, इसमें कम कर रहे हैं, इसमें कम कर रहे हैं, और बाकी एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, इन दो में ये ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब ज़्यादा कितना काम कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या एक्चुअल में क्या है, ये इतना प्रोडक्टिव ज़्यादा काम कर रहे हैं, टोटल में नहीं, टोटल प्रोडक्टिव तो ये 95% करते हैं टोटल का। तो यानी कि ये जो कर रहे हैं ना वो 95% कर रहे हैं, तो इसलिए हम इतना अमाउंट डिवाइड बाई 95.95, तो यानी कि हमको इतने घंटे इनके चाहिए होंगे, क्योंकि ये लेबर क्या है 4000 घंटे काम करती है। तो यानी कि हम ये मान के चलते हैं इनकी एफिशिएंसी 95% है, तो यानी कि इतना ये प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं 200 घंटे, तो यानी कि हमको एक्चुअल में चाहिए इनका 95.95% डिवाइड बाई 0.95%। क्यों, क्योंकि हमको इनका इतना टोटल चाहिए, तो हमको इतना चाहिए इनके इतने घंटे, और हम इनको कितना का पेमेंट कर रहे हैं, 110 तो कर ही रहे हैं, प्लस अगर हम 4000 घंटे से इनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमको 45% हम इनको
ज़्यादा पे करेंगे, तो इनको 45% हम बढ़ा के, तो इतना हम इनको पेमेंट कर रहे हैं। अब नाउ हमारी इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आई, हमारी टोटल कॉस्ट इसमें आ गई 2,16,583। तो जस्ट इन टाइम में हमारी आ गई 2,16,583 और नॉर्मल में हमारी कितनी आ रही है 2,57,600। तो हमको जस्ट इन टाइम लगा के फ़ायदा है या नहीं है, तो जस्ट इन टाइम लगा के हमको फ़ायदा है, यही आंसर बोल रहा है, दैट्स इट। इसका कमेंट में दे रखा है, तो उसमें बोल रहा है कि आप जस्ट इन टाइम तो लगा ही रहे हो, तो जस्ट इन टाइम में ये देख लेना कि टाइम पे मटेरियल आ जाए, सही क्वालिटी का आ जाए, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो जाए, और आपका आपका वर्कफोर्स बिल्कुल एफिशिएंट हो, सप्लायर विजिट हो जाए। तो ये सारे उनके जो हमने पॉइंट देखे थे कि रॉ मटेरियल आने से पहले और तो क्या कहते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन के टाइम पे, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आपका जस्ट इन टाइम हो गया। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर पहला कंप्लीट हुआ, जस्ट इन टाइम। अब हमारे ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक काइजन कॉस्टिंग और दूसरा आपका 5S। काइजन कॉस्टिंग बोलता है कि आप डेली में रेगुलर बहुत सारे काम कर रहे हो, तो आप हर काम को इस तरीके से देखते जाओ कि आप डेली डेली उस चीज़ से सीखो कि क्या उसको नए तरीके से कर सकते हैं, क्या उसके किसी स्टेप को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या इसको कुछ हम इसमें रोज़ डेली कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यानी कि आप डेली 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 स्मॉल 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 चेंजेस करते जाओ, जिसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा एक दिन। यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों को करते जाओगे तो आपका रिजल्ट बड़ा होगा। काइजन कॉस्टिंग इसी पे बेस्ड है। तो काइजन क्या बोलता है आपका, लीन मैन्युफैक्चरिंग इज फाउंडेड ऑन आइडिया ऑफ काइजन। लीन जो है ना वो बेस्ड है किस पे, काइजन पे और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे बेसिस पे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन कर रहे हो आप और इंप्रूवमेंट ला रहे हो किसमें, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में। एंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अप्रोचेज सच एज बीपीआर। ये बीपीआर से बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि बीपीआर तो बोलता है पूरा उधेड़ दो और दोबारा बुन दो। लेबर ये क्या कहता है, आप उस प्रोसेस को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस को देखते जाओ और उसमें चेंजेस लाते जाओ, उसको बड़ा एक चेंज बना दो। यानी कि आप धीरे, कोई भी चीज़ को बदलने के लिए आप एक दिन में जो है नहीं कि उसको एक झटका दो और वो बदल जाए। आप धीरे 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 करके बदलो, वो एक दिन बदल जाएगी, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। Which seeks to make the radical of changes to improve organization operation process. This philosophy implies that small incremental changes routinely applied and sustained over a long period result in significant improvement. स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। वो एक ऐड सुना ना, सीग्नम वेल स्टेक, जो भी आपका वो एल्कोहलिक वाइन वगैरह वाला होता है, वो यही बोलता है कि स्मॉल स्मॉल आप बनाते जाओ। डिफरेंट हो गया वो। काइजन बोलता है आप स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते जाओ और आप एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा एक दिन। आप स्मॉल 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 चेंजेस करते जाओगे और आपका एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। आप स्मॉल स्मॉल चीज़ों को मिलाते जाओ और अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाते जाओ। वो वाली बात है। डेली आप कुछ ऐसा छोटा छोटा अच्छा अच्छा काम करो, आपका एक दिन बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। वो वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती है। Kaizen strategy aims to involve worker from multiple function and levels in the organization. Kaizen क्या बोलता है कि आप ना अपने वर्कर को इन्वॉल्व करो और उनको इन वर्किंग टुगेदर एंड एड्रेस प्रॉब्लम टू इम्प्रूव पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है ना। अब काइजन के प्रिंसिपल दे रखे हैं इधर, एक ये देख लेते हैं। हाँ छोटा इसमें चेंज नहीं करा है कुछ भी। काइजन के प्रिंसिपल दे रखे हैं, उससे पहले आप काइजन की ये पैराग्राफ काइजन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा टारगेट कॉस्ट का भी रेफरेंस दिया हुआ, तो टारगेट कॉस्ट के रेफरेंस को भी हम ध्यान में रखेंगे। सम ऑफ द एक्टिविटी इन काइजन कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जब आप काइजन को डेली डेली अप्लाई करोगे, काइजन के माइंड में अपने बैठा के रखोगे कि मुझे डेली डेली उस प्रोसेस को देखना है और उसको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि हम इसको अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसमें सभी वेस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी, काइजन कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में से वेस्ट को हटाना, प्रोडक्शन में से हटाना, असेंबली में से हटाना और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में से हटाना। तीन जगह से आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तब से आपकी असेंबली लाइन पे वो, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तब आप उसमें से वेस्ट को हटाओगे। एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ वर्क स्टेप इन एनी ऑफ दिस एरिया। आप कुछ उसमें स्टेप भी कर रहे हो उसको भी कम करो, यानी कि आप डेली 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 अपने आप को इतना रिफाइन करो कि इतना बेस्ट हो जाओ।
दो दिस पॉइंट आर ऑल्सो कवर्ड इन द वैल्यू इंजीनियरिंग फेज, ये वैल्यू इंजीनियरिंग फेज में भी कवर है ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग फेज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ये आपका चैप्टर नंबर आ गया है, ये आपका चैप्टर नंबर 4, ये चौथे नंबर चैप्टर की बात कर रहा है। तो वैल्यू इंजीनियरिंग फेज ऑफ टारगेट कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग में, तो टारगेट कॉस्टिंग में क्या है, आपने अपनी कॉस्टिंग का एक टारगेट सेट कर लिया कि मेरे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ तक ही आनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद आप वैल्यू इंजीनियरिंग लगाते हो नए प्रोडक्ट के लिए, वैल्यू इंजीनियरिंग लगाते हो कि मैं इसमें से क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेसेस को, क्या क्या एक्टिविटीज़ को, क्या क्या स्टेप को कम करूँ जिससे कि मेरे कॉस्टिंग मैच हो जाए, तो ये उसमें भी कवर है। द इनिशियल वैल्यू इंजीनियरिंग में नॉट अनकवर ऑल पॉसिबल कॉस्ट सेविंग। इनिशियली क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ की कॉस्टिंग निकालते हो और ये देखते हो कि ये सारी मेरी नॉन वैल्यू एडेड है, जस्ट इन टाइम में आपने निकाल लिया कि भाई ये मेरी सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, तो आपने जस्ट इन टाइम से लगाने के बाद ये तो पता कर लिया कि भाई मेरी नॉन वैल्यू एडेड है, तो मैंने अपनी मेजर कॉस्ट तो कम कर ली, लेकिन मेजर कॉस्ट कम करने के बाद आप उसको कंटिन्यू काम करोगे, डेली काम करोगे जिससे कि आपकी और कॉस्ट कम हो, और ऐसे स्टेप्स कम करोगे जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो। द काइजन कॉस्टिंग इज रियली डिजाइन टू रिपीट मैनी ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग स्टेप, अब उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को दोबारा रिपीट करोगे जिससे कि आपको एक ड्रास्टिक रिजल्ट मिले, फॉर एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग द प्रोसेस देयर बाई स्ट्रिपिंग आउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। द कॉस्ट रिडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम काइजन कॉस्टिंग आर मच स्मॉलर देन दोज अचीव विद वैल्यू इंजीनियरिंग, बट still worth the effort since competitive pressure are likely to force down the price of the product over time, and any possible cost saving allow a company to still attain its target profit margin while continuing to reduce cost। इसमें भी यही बात कह रहा है कि भाई जब आप काइजन लगाओगे तो बहुत बड़ा चेंज तो आएगा नहीं, ज़्यादा बड़ा कॉस्ट सेविंग तो होगा नहीं, लेकिन भाई स्टिल कॉस्ट सेविंग तो होगा ना, छोटा छोटा कॉस्ट सेविंग से आप क्या करोगे, एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग कर दोगे, इससे आपका क्या होगा, लाइकली टू फोर्स डाउन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम, आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ऊपर से कम हो जाएगा। तो यानी कि आप ना डेली डेली कंटिन्यूअल चेंजेस लगाते जाओ जिससे कि एक ड्रास्टिक रिजल्ट मिलेगा। वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग लगा के आप हर चीज़ को एक बार में अनकवर नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी कॉस्ट को कम कर सकते हो, पर उस कॉस्ट को भी और कम करने के लिए आपको काइजन लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअस चेंजिंग करने पड़ेंगे। अब काइजन के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। काइजन काइजन कॉस्टिंग प्रिंसिपल क्या है, द सिस्टम सीक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एट एक्सेप्टेबल कॉस्ट। ऐसा ना हो कि कॉस्ट ज़्यादा लगा दो, उससे बेनिफिट मतलब बेनिफिट कम हो रहे हैं और कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे करो काम। तो आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करो, किसमें ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज, ये इसमें देख रहे हैं ना आप, ये बंदा जो है वो स्टेप वाइज ऊपर चढ़ रहा है, तो आप ग्रेजुअली इंप्रूव करो, ना कि एक संग आपका ड्रास्टिक चेंज आएगा, और कॉस्ट भी उतनी लगाओ। ये क्या करता है, एनकरेज करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये सब लोगों की आइडियाज़ को लेता है प्रोडक्शन उसमें, कि मैनेजर बोल रहा है, वर्कर बोल रहे हैं, या फिर कोई भी टेक्निकल टीम का मेंबर बोल रहा है, तो सबके उसके एक्सपीरियंस को, नॉलेज को लेता है और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन करता है। क्या पता टेक्निकल वाला बंदा आके बोल दे कि आप अपनी मशीन को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो शायद आपकी इतनी कॉस्ट ये कम हो जाए, ये भी हो सकता है ना। तो ये सबका कलेक्टिव डिसीजन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। तो पहला हमारा ये था, दूसरा ये है कलेक्टिव डिसीजन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तीसरा है हमारा देयर आर नो लिमिट टू लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। कोई लेवल नहीं है, जहाँ तक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो ना करते जाओ, कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, जितना आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो करते जाओ। ऐसा नहीं है कि आज आके हमने कर दिया कि भाई अब नहीं हो सकता इसमें इम्प्रूवमेंट, नहीं, फिर भी करते जाओ, आप देखते जाओ, क्या पता कल को आपको नया मिले। काइजन इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करना एंड देन कंटिन्यूअली इंप्रूविंग दीज स्टैंडर्ड टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि भाई हमको एक महीने बाद ना इसमें इतने चेंजेस लेके आने हैं, और जब आप उस एक महीने में वो चेंजेस लेके आ जाओ, उसके बाद फिर अपने स्टैंडर्ड को दोबारा सेट करो। इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड एंड देन कंटिन्यूअली इंप्रूविंग दीज स्टैंडर्ड टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट। तो तीसरा ये हो गया हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूअली इंप्रूविंग। चौथा हो गया हमारा
कि इसका फोकस किस पे होता है, वेस्ट को एलिमिनेट करना, सिस्टम को इम्प्रूव करना और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। तो हमारा भी यही है कि वेस्ट को एलिमिनेट करता है ये काइजन, क्या करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है, सिस्टम को इम्प्रूव करता है और प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सिस्टम को अच्छा करता है और वेस्ट को कम करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये तभी काम करता है जब इन्वॉल्व होते हैं सारे एम्प्लॉयज़ ऑफ एरिया, यानी कि सारे, सबके सब। तो हमारा क्या है कि हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, सब लोगों की नॉलेज लेकर बढ़ेंगे, अपने स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे, स्टैंडर्ड को फिर रिवाइज करेंगे। 3 चीज़ों का हमारा काम होता है, वेस्ट कम होता है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है और हमारे सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, और ये सबको एम्प्लॉय को हर एरिया से उठा के चलता है। अब ये केस सिनेरियो आ रहा है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, हिंदी में समझा दूंगा, केस सिनेरियो पढ़ूंगा और उसके बाद आपको इसका आंसर खुद पढ़ना है। MIL जो है ना, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और उसकी सब्सिडरी है जापान में, ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर लियोन। इट मैन्युफैक्चर sells a complete range of car from entry level to hatchback to sedan. It has a present market share of 20% of the Indian passenger car market. MIL uses a system of standard costing to set its budget are set semi-annually by the finance department. After the approval of the board of directors at MIL, finance department prepare variance report each month for review in the board of director meeting, where actual performance is compared with the budgeted figure. Mr. Suzuki Group CEO Leon is the opinion that Kaizen costing method should be implemented in system of planning control in the MIL. हमने अब इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हम अपने स्टैंडर्ड को सेट करेंगे और धीरे धीरे करके हम उसको इम्प्रूव करते देंगे, सब लोगों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, वो काइजन तो लगाना चाह रहा है, तो काइजन लगाने के लिए पहला ये कह रहा है, कहाँ पे ये गलती कर रहा है, पहली गलती कर रहा है ये, अब छोटे छोटे सेट बजट बनाओ। बजट आर सेट सेमी एनुअली बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट MIL। यानी कि बजट तो बना रहा है लेकिन सेमी एनुअली, यानी कि स्टैंडर्ड तो सेट कर रहा है लेकिन सेमी एनुअली, यहाँ पे करेगा, फिर यहाँ पे करेगा, यहाँ पे आप धीरे छोटे छोटे बनाओ। काइजन बोलता है आप स्मॉल 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 एक्टिविटीज़ को अचीव करते जाओ। तो पहला यही कह रहा है, रिडक्शन इन द पीरियोडिसिटी ऑफ द सेटिंग स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस, और उसके पीरियड को आप कम करो। पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कफोर्स इन द सेटिंग स्टैंडर्ड, सब लोगों को साथ लेके चलो। और तीसरा एक और यहाँ पे बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम टू कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम। कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम की बजाय आप कॉस्ट को रिड्यूस करने के सिस्टम, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कहाँ गया वो वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं, विच मीन्स क्या कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल के डेटा से। तो यानी कि बस वो वेरिएंस निकालने के लिए, यानी कि उसको अगर हमारा कोई एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। अब काइजन वाला बोलता है कि आपने इसको रिड्यूस करो, आप इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करो। तो पहला तो वो बोल रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को सिस्टम को हटाओ और कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम लेके आओ। दूसरा वो बोल रहा है कि आप अपना ना उसके सिस्टम को पीरियोडिसिटी को, कि आप 6 6 महीने पे कर रहे हो, सेट सेमी एंड बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड मंथली वेरिएंस बोर्ड ऑफ जनरल एनालिसिस, उसके पीरियोडिसिटी को कम करो, रिड्यूस करो। और तीसरा, सब लोगों को लेके चलो, वर्कर को, ठीक है ना। तो यही इसमें है और कुछ नहीं है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसका प्रैक्टिकल इंसाइट ये भी आपका पार्ट है। नाउ हमारा आता है 5S। 5S सुन के आप घबराना नहीं। अब कायदे में तो 5S की जगह 6S है, लेकिन पर एक S यहाँ पे है ही नहीं है, जो कि हमारा सेफ्टी। ये 5S पूरा डिक्टो टू डिक्टो कॉपी करा गया है जापानीज उसमें, और इसके जो वर्ड है ना वो भी हमारे जापानीज टर्म में है। तो ये हमारा बोलता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है ना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो कि हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम अच्छे से कर पाए। यानी कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें इतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अरेंज्ड हों, जिससे कि हम कभी भी उनको एक्सेस कर लें, कभी भी उनको सेट कर दें, कभी भी उनको हमको
उनको डिफाइन करना पड़े तो वो भी हमारा अच्छे से हो जाए, हमारा कंट्रोल उन पे अच्छा हो जाए, चीज़ें डिस्टिंग्विश हों आपस में। तो यानी कि बिल्कुल हमारी चीज़ें बिल्कुल स्टैंडर्ड, वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो। अब एक बार हम 5S को देखते हैं, तो 5S क्या बोलता है? 5S क्या है हमारा? नेम ऑफ द वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट यूज अ लिस्ट ऑफ 5 जैपनीज वर्ड। क्या? सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु एंड शित्सुके। ये 5 जैपनीज टर्म है। अब इन 5 जैपनीज टर्म कैसे हैं? ये 5S हैं। एस 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 5S। ये एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ अ वर्क स्पेस शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। वर्क स्पेस आपका कैसे करके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड हो, जिससे कि आप उसको अच्छे से यूज कर पाओ। ये कैसे हो पाएगा? कि आप उसको स्टोर, आइडेंटिफाइंग, स्टोरिंग द आइटम यूज, मेंटेनिंग द एरिया एंड आइटम और सस्टेनिंग द न्यू ऑर्डर। तो अब हमारा क्या होता है? जो हमारा एस एस हमारा जो 5S है, सीरी, सीटोन, सीसो, उसके बाद सिकेत्सु और हमारा सिट्सुके। तो ये हमारा क्या है? कि हमारा सीरी का मतलब है आप चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट करो। सीटोन का मतलब है आप चीज़ों को ऑर्डर में सेट करो, सेट इन ऑर्डर। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तीसरा है हमारा, ये बोलता है आपकी चीज़ें बिल्कुल शाइन रहें। चौथा बोलता है आपकी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो। और फिफ्थ बोलता है आपका कि आप सस्टेन कर पाएँ, वो चीज़ें आपकी सस्टेन कर पाएँ। ये 5 आपके चीज़ें बोलते हैं। अब सीरी का क्या मतलब होता है? शॉर्ट, मेकिंग वर्क ईजियर बाई एलिमिनेटिंग ऑब्स्टिकल एंड इवेल्युएट नेसेसरी आइटम विद रिगार्ड टू कॉस्ट और अदर फैक्टर। एलिमिनेटिंग ऑब्स्टिकल, आप सारे ऑब्स्टिकल को एलिमिनेट कर दो। रिड्यूस चांसेस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब विद अननेसेसरी आइटम, ऐसे आइटम को आप बिल्कुल साइड हटा दो जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और सारे उस चीज़ों को हटा दो। यानी कि आप सॉर्ट आउट करो चीज़ों को, ना कि उनमें इंगेज रहो। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी टेबल होती है, उस टेबल पे क्या होता है, हमारी अननेसेसरी आइटम भी रहते हैं। उस टेबल पे हमारे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा हमको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको हटाओ। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटाओ। आप उनको एलिमिनेट करो। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम, रिड्यूस चांसेस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब विद अननेसेसरी आइटम। ये आपके चांस भी क्रिएट कर रहे हैं कि आप इन पे फोकस करोगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे इस चीज़ पे फोकस देने में। और एलिमिनेट ऑब्स्टेकल एंड एवेल्यूएट नेसेसरी आइटम विद रिगार्ड टू कॉस्ट और अदर फैक्टर। कॉस्ट और अदर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए भी, यहाँ पे कॉस्ट का कोई फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पे अदर फैक्टर हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए एलिमिनेट करोगे ऑब्स्टेकल को एक्सेस करने में। सीटोन, सीटोन बोलता है आपका सेट इन ऑर्डर। आप चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करो कि वो आपकी इस तरीके से आप अरेंज करो कि वो आपकी जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो तब फर्स्टली आपको वो चीज़ मिले, सेकेंडली फिर आपको वो चीज़ मिले, थर्डली आपको वो चीज़ मिले। ऐसा ना हो कि फिफ्थ वाली चीज़ जो सबसे पहले मिल रही है। कोई भी मशीनरी आपकी इस तरीके से सेट ऑर्डर में सेट हो कि ऐसा ना हो कि फिफ्थ मशीन पहले सामने हो, फिर थर्ड हो, फिर फोर्थ हो। पहला फर्स्ट हो, फिर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। इस तरीके से ऑर्डर में सेट हो, सेट इन ऑर्डर। अरेंज ऑल अननेसेसरी आइटम into the most efficient and accessible arrangement so that they can be easily selected for use of workflow smooth and easy. Ensure first in first out basis so that it is easy to find and pick up necessary item. Place component according to their uses while the frequently used component being near to the work. उसके बाद शाइन, शाइन का मतलब होता है आप बिल्कुल चीज़ों को साफ सुथरा रखो, गंदगी मत फैलाओ। चीज़ों को साफ सुथरा रखो, गंदगी मत फैलाओ। ऐसा ना हो कि बहुत सारा बफर स्टॉक आपका एक जगह पड़ा हुआ है, उस बफर स्टॉक को, ऐसा ना हो कि बफर स्टॉक के चलते आपको जो आपका कुछ डिफेक्ट हो जाए या फिर आपका कोई डैमेज हो जाए। आप चीज़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो। क्लीन योर वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस, कंप्लीट योर सेट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी, कि इस टाइम पे हम सेट क्लीन करेंगे। कीप वर्क प्लेस सेफ, इजी टू वर्क, क्लीन एंड प्लीजिंग टू वर्क इन। In an unfamiliar environment, people must be able to detect any problem within 15 feet. हर 50 फीट पे जहाँ पे अनफेमिलियर एनवायरनमेंट होगा, कोई भी पर्सन ना डिटेक्ट
प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ही लेगा। स्टैंडर्डाइज, आप चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट करो कि हम कोई भी काम करेंगे इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको एक लेवल ऑफ आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिस इन द वर्क एरिया, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड, ऑर्डर लाइन एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड। एवरी प्रोसेस हैज ए स्टैंडर्ड, कोई भी काम करने का, कोई भी प्रोसेस करने का उसका स्टैंडर्ड हो, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करोगे तो आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाओगे। आपने बनाया कि सुबह के 9 बजे एवरी पर्सन रिपोर्ट करेगा, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अगर हर कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा तो हर एक बंदा प्रोडक्शन फ्लोर पर रेडी अवेलेबल मिलेगा काम करने के लिए, यानी कि ए मशीन पे भी, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी। अगर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, वही सबसे बोल दो जब आपका मर्जी हो तब आओ, तो ए वाला 9 बजे आ रहा है, बी वाला 10 बजे आ रहा है, सी वाला 11 बजे, बी डी वाला 12 बजे, और सब लोग 6 बजे जा रहे हैं, तो कोई काम नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड सेट करो, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करो, आपको देखो कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप काम कर पाओगे। फिर आता है आपका सस्टेन, जो आपने सेट करा है, जो आप काम कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यूली करते जाओ। नॉट हार्मफुल टू एनीवन, not harmful to anyone, training and discipline to maintain proper order and translate to do with being told, do without being told। सस्टेन करो कि मतलब आप कंटिन्यूली वो काम होता जाए। अब आपने एक बार बोल दिया तो ऐसा नहीं कि आपको डेली डेली बोलना पड़े, वो विदाउट बीइंग टोल्ड, वो बिना बोले भी वो काम होना चाहिए, किसी को भी हार्म ना हो। ऐसा ना हो कि आप इतने रिजेक्ट हो जाओ कि एम्प्लॉय मरा जा रहा है या फिर एम्प्लॉय को कोई हार्म हो रहा है, ठीक है ना। ट्रेनिंग इज अ गोल एंड ओरिएंटेड प्रोसेस, इट रिजल्टिंग फीडबैक इज नेसेसरी ऑन अ मंथली बेसिस। आप उनको ट्रेनिंग दो, उनसे फीडबैक लो मंथली बेसिस पे। अब एक इसमें छोटा सा आता है 5S इन अ लीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। लीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट 5S कैसे काम कर सकता है। इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन इन लीन एंटरप्राइजेस। The theory behind using 5S is dirty, clutter, damage, service attract the eye, which spend a fraction of a second trying to pull useful information from the every time we glance past. Old equipment hides the new equipment from the eye and forces people to ask which to use. 5S methodology is being applied to wide variety of industry including manufacturing, healthcare, education and government। ये कह रहा है कि आप ना चीज़ें जब इतनी मैशअप होंगी ना कि पुरानी मशीन के साथ नई मशीन लगा हुआ है, सारा बफर स्टॉक के संग फ्रेश मटेरियल भी पड़ा हुआ है, डिफेक्ट के संग फ्रेश पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल के पास फिनिश गुड पड़ा हुआ है, तो लोगों के पास ना नज़रें जाएंगी, तो लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी कि कौन सा हमारा बफर, कौन सा हमारा डिफेक्टेड वाला है, कौन सा हमारा नॉन डिफेक्टेड है, कौन सा हमारा रॉ मटेरियल है, कौन सा फिनिश गुड है, कौन सा हमारी नई मशीन है, कौन सी हमारी पुरानी मशीन है। तो आप उन चीज़ों को इस तरीके से सेट करो, इस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो, इस तरीके से अपने स्टैंडर्ड सेट करो, उन चीज़ों को सस्टेन करके चलो, आप उनको सॉर्ट आउट करो, ऑर्डर में सेट करो, तो आपको ईजिली आप काम कर पाओगे और आपकी प्रोसेस भी डेवलप हो पाएंगी। अब एक ये CA फर्म की केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी में ये दे रखा है, सॉल्यूशन आपको ही करना है, ठीक है ना। बस मैं एक चीज़ क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि Y&E चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, ऑफर a wide range of specialized multidisciplinary professional service that meets the immediate as well as long term business needs of the client। हाँ सॉरी, एक गलती मेरी हो गई, यहाँ पे मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया। ये तो देखो छोटी छोटी लाइनें, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये पूरा नहीं लिखना है। इसमें से आप क्या कहते हैं, एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वाई एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है जो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल सर्विस दैट मीट द इमीडिएट एज वेल एज द लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड्स ऑफ द क्लाइंट। वन पार्टनर ई वॉज अपसेट विद द ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन। ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन से एक पार्टनर बड़ा परेशान है। ई ने आर्ग्यू करा दैट अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन इज नीड टू बी मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद इन द फर्म। डॉक्यूमेंटेशन भी क्या है, हमारा प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा क्या हो गया, प्रोसेस, यानी कि हमको अपना एक प्रोसेस डेवलपमेंट करना है। तो ई जो है वो बंदा परेशान है डॉक्यूमेंटेशन वाले प्रोसेस से, तो वो क्या चाहता है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा हो कि हमको एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए विद इन द फर्म। तो सीनियर पार्टनर
वाई हैज़ रिसेंटली अटेंड अ सेमिनार ऑन लीन सिस्टम एंड हियर अबाउट 5S। वाई जो हमारे सीनियर पार्टनर हैं वो गए थे हमारा एक सेमिनार अटेंड करने, वहाँ पे उन्होंने 5S के बारे में सुना। ही सेड दैट ओल्ड फाइल हाइड द की फाइल्स, वही पुरानी फाइल हमारी जो की फाइल्स है उनको छुपा के रख देती हैं। फ्रॉम द आई एंड फोर्सेज स्टाफ टू आस्क विच टू यूज़। अकॉर्डिंगली ही डिजायर टू इम्प्लीमेंट 5S। अब वो चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में भी 5S लगे। तो 5S कैसे लगेगा? तो आप पहले सॉर्ट करोगे, फिर ऑर्डर में सेट करोगे, फिर क्या करोगे? चीज़ों को साइन करोगे, फिर स्टैंडर्डाइज, फिर सस्टेन। एक और इसमें आता है सेफ्टी, वो यहाँ पे दे नहीं रखा है। अब आपको इसके आंसर को पढ़ना है। इसका आंसर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में दे रखा है, आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। होप सो आपको 5S भी समझ में आया होगा अच्छे से, आपको काइजन भी अच्छे से समझ में आया होगा, आपको जस्ट इन टाइम भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक थे, ये 3 टॉपिक हमको जो कवर करने थे अपना लेस देन 2 आवर की क्लास में, वो हमारे 3 टॉपिक ये कवर हुए। हमारा जस्ट इन टाइम हमारा जस्ट इन टाइम कवर हुआ, हमारा काइजन कवर हुआ, हमारा 5S कवर हुआ। ये हमारे 3 टॉपिक कवर हुए। जस्ट इन टाइम हमारा किस लिए होता है कि जब आपको माल ज़रूरत है तब आप मंगाओ और अपना बनाओ और आगे प्रोसेस करके बेचो। ये हमारी जो भी हमारी टेक्निक्स है ना, ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई सी भी हो, ये 7 वेस्ट को खत्म करने के लिए यही काम करती है। ना मोशन ज़्यादा हो, ना कुछ ओवर प्रोडक्शन हो, ना ओवर प्रोसेसिंग हो, ना ही हमारा इन्वेंट्री हो, ना ही हमारा रीवर्क हो। 5S भी क्या है? आप किसी भी फाइल को उठा रहे हो, फिर उसके बाद अपना दोबारा लगा रहे हो, ओल्ड फाइल के पीछे नई फाइल छुप गई, मोशन तो हो रहा है ना, एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। काइजन क्या है? काइजन क्या है? जब आप बड़ा टीपीएम, क्या कहते हैं, सॉरी, जब आप वैल्यू इंजीनियरिंग करते हो तो आपको बड़े बड़े कॉस्ट तो पता चल जाती है कि बड़ी कॉस्ट ख़त्म करनी है, बड़ी कॉस्ट तो आप ख़त्म कर देते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लगाते हो, अपने मोशंस कम करते हो, ओवर प्रोसेसिंग कम करते हो, रीवर्क कम करते हो, डिफेक्ट कम करते हो, तब आपको पता चलता है जस्ट इन टाइम, जब ज़रूरत है तब इन्वेंट्री हैंडलिंग नहीं होगी। तो ये सारी टेक्निक है लीन सिस्टम, इससे भी आप धीरे धीरे बारीकियों में घुस घुस के, बारीकियों में, चीज़ों में घुस घुस के आप अपनी कॉस्ट को ख़त्म कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। चीज़ें रेगुलर नहीं हो पा रही हैं क्योंकि एक वर्किंग एनवायरनमेंट में साथ साथ काम करने के साथ साथ क्लास को रिकॉर्ड करना भी दिक्कत होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टारगेट यही है कि मैं 20 फेब से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कॉस्टिंग का कंप्लीट करा दूँ। अगर मैंने जनवरी में आपका मॉड्यूल 1 भी कंप्लीट करा दिया तो मॉड्यूल 2 में आपके सिर्फ 5 चैप्टर रह जाएंगे। अब 5 चैप्टर में से आपके उसमें से 2 चैप्टर आपके छोटे छोटे चैप्टर हैं और बाकी के 3 चैप्टर मेजर रह जाएंगे। तो उसको भी हम कोशिश करेंगे 15 फेब तक अपना कंप्लीट कर लें। और उसके बाद हमारे पास बचेगा 15 दिन का टाइम, 15 दिन का नहीं, 14 दिन का टाइम और बचेगा। बीच में भी मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। क्वेश्चन बैंक पे काम चल रहा है, क्वेश्चन बैंक पे काम चल रहा है, क्वेश्चंस हम लोग अरेंज कर रहे हैं इजीली। हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं अभी क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कहीं रेफरेंस, अगर क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन मिल पा रहे हैं तो हमको सजेस्ट करो, हमको दो। हमको एमटीपी वाले क्वेश्चंस को अरेंज करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि प्रीवियस एमटीपी आईसीए के पोर्टल पे इस समय अब अवेलेबल नहीं है। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चंस अगर मिलते हैं कहीं पे क्वेश्चंस की तो आप भी सपोर्ट करो, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में मिलके हम लोग करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।